हेलो बच्चे बाडी वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम आपका एफएम के चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करने वाले हैं। आप एफएम के चैप्टर नंबर 1 में आपको पता है 3 पार्ट है। एक तो थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, एक पार्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एक है रिस्क एंड रिटर्न। तो हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन की अपने आप में क्लास ही 50 मिनट्स की 60 मिनट्स की होती है, 1 घंटे की। तो वो तो थ्योरी वाला पोर्शन आप जस्ट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना सेल्फ स्टडी से। लेकिन हम 2 पार्ट का रिवीजन करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, इस चैप्टर का टोटल वेटेज 5 मार्क्स का एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम इस चैप्टर से ज्यादा आते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हो दोस कॉन्सेप्ट्स आर फाउंडेशन फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स। ये बात आप सबको पता है कि इस चैप्टर के अंदर जो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ये सब सीखते हो, आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आईआरआर, इंटरपोलेशन मेथड, ये सब आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर के अंदर। तो उसी का हम पूरा रिवीजन करेंगे आज की क्लास में, बहुत डिटेल में समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से। एंड विल सी कि कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैंने आपको बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इन द क्लास। मैंने आपको क्या बताया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। इस ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के तहत हमने बोला था कि समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू कम होते जाती है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन, अगेन नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और समय के साथ अगर आप अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन को मात दे सकती है, इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ सकती है, दैट इज बेसिकली कंपाउंडिंग। मैंने आपको ये बताया है कि आपका जो मनी है, जब आप उसका फ्यूचर वैल्यू निकालते हो, फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू, तो इसको बोलते हैं बच्चों कंपाउंडिंग। यस भैया, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। और जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ। जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालते हो, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ओके, यस यस भैया। तो इसके बाद हमने समझा बच्चों, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू नो in this particular chapter, time value of money. First is simple interest, second is compound interest. As far as simple interest is concerned, हर साल आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही मिलता है। हर साल आपको इंटरेस्ट जो इनिशियल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उसी पे मिलता है, तो दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। लाइक फर्स्ट ईयर मान लो 6% इंटरेस्ट 6 रुपए मिलेगा, सेकंड ईयर भी 6 रुपए, थर्ड ईयर भी 6 रुपए, एंड सो ऑन। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा ये है, जो कि रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी है, कि आपने 100 रुपए लगाया, 6 रुपए का रिटर्न मिला, तो अब आपका अमाउंट 106 रुपए हो गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आपको सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा तो इट विल बी ऑन 106 रुपीज। तो 106 रुपीज में 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। देन अगेन एड अप 112.36, अब इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो आपका अमाउंट बढ़ते जा रहा है इंटरेस्ट के कारण, तो उस बढ़े हुए अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके भैया, हमने समझा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फिर बेसिक सा जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इनटू रेट, इनटू कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट यहां पर सेम होता है। तो सिंपल है, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट करने से 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जितने भी आपके नंबर ऑफ ईयर है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, यू विल गेट द आंसर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने समझा था P 1 + R/100 टू द पावर n, यानी कि प्रिंसिपल 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n। अब n का मतलब बच्चों यहां पर हमने टाइम पढ़ा है, लेकिन इस चैप्टर में हम एक स्टेप आगे जाएंगे और n का नाम हम लोग रख देंगे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या नाम रख देंगे? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका मतलब कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान कितने बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी n फॉर अस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, मतलब इसके बाद से जीवन में, इसके बाद से कभी भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट रेफर करेंगे तो n हमारे लिए अब से टाइम नहीं है, n हमारे लिए क्या है? कितने बार इंटरेस्ट मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज गोइंग टू बी n फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, तो बच्चों यहां पर आपने जैसे 100 रुपए बेसिक से एग्जांपल हमने लिया था एंड हमने इस चीज को समझा था। अब बच्चों कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी ईयरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, राइट। तो कौन सी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं हमने वो समझा था। तो मैंने आपको बोला था फॉर्मूला को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब से हम लोग ए को बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू,
पी को बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस छोटा आर कर देंगे इसको, छोटा आर का मतलब होता है आर अपॉन 100 ही होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ही होता है, पर हम इसको छोटा आर बोलेंगे, एन मींस नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, कि कितने बार आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर उसके बाद हमने की एग्जांपल्स, जैसे कि मान लो 8% पर एनम, 8% हाफ ईयरली, 8% क्वार्टरली, 8% मंथली है। तो आप सभी को पता है कि जब आपको इसको कैलकुलेट करना है, व्हेन यू गाइज आर सपोज टू कैलकुलेट दिस, यस जब आपको इसको कैलकुलेट करना है तो 8% पर एनम है बच्चों, तो वो तो ईयरली इंटरेस्ट ही है। तो अगर मान लो 1 साल का आपको निकालना है तो 1 प्लस 0.08 की पावर में 1, बात खत्म। लेकिन अगर आपको इसको हाफ ईयरली करना था, तो मैंने आपको बोला कि बच्चों ये बताओ, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 8% होता है, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 8% होता है, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो बैंक आपकी रिश्तेदार नहीं है कि आपको 6 महीने में 8% दे दे, तो 6 महीने का रेट होगा 4%, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4% हो जाएगा हाफ ईयरली के केस में। और एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो यू विल गेट इंटरेस्ट 2 टाइम्स, राइट, 1 2। कम ऑन एवरीवन, यू विल गेट इंटरेस्ट 2 टाइम्स ईयर, 2 टाइम्स ना, 1 2, हर 6 महीने में एक बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पावर में आ गया 2। तो ये हमने समझा बच्चों कि यहाँ पर पावर जो है अब से हमारे लिए क्या हो गई है, कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये हो गई है। ओके यस। इसके बाद बच्चों अगर मान लो 8% पर एनम क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग मतलब बैंक आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट देगी। तो 8% तो पूरे साल का है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ, 2% आएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 0.02 की पावर 4, क्योंकि बैंक अब क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो 1 2 3 4 बार इंटरेस्ट देगी, क्योंकि अब क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। तो बैंक आपको कितने बार इंटरेस्ट देगी, 4 बार इंटरेस्ट देगी, 2% 2% 2% 2%, 4 बार आपको बैंक क्या देगी, इंटरेस्ट यहाँ पर देगी। ओके, अब बच्चों अगर मान लो 8% पर एनम तुम्हारी मंथली कंपाउंडिंग है, कैसी कंपाउंडिंग है, मंथली, तो 8% तो पूरे साल का है भैया, इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो एक महीने का इंटरेस्ट रेट है 0.66%। ओके 0.66%, मतलब बैंक आपको पर मंथ 0.66% का इंटरेस्ट देगी। तो ये हो गया 1 प्लस 0.0066 की पावर में 12, क्योंकि आपको अब ये इंटरेस्ट साल में 12 बार मिलेगा, हर महीने, हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। एट अ सेम टाइम ये सेम कॉन्सेप्ट हमने इफेक्टिव रेट निकालने के लिए भी सीखा है, बोलो हाँ, मतलब दोनों सेम ही चीज है ना, फटाफट से बताओ, दोनों सेम ही चीज है ना। हमने जो इफेक्टिव रेट पढ़ा, जो इफेक्टिव रेट पढ़ा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पढ़ा, दोनों सेम ही चीज है, इसको करने से इफेक्टिव रेट भी आ जाता है। ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी थी, यस भैया, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। अब इसके बाद बच्चों यस, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। डन भैया। फिर इसके बाद बच्चों हमने कई सारे एग्जांपल्स इसके ऊपर सॉल्व किए थे, वी सॉल्व मल्टीपल एग्जांपल्स इन द क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। यस, और मैंने यहाँ पर आपको थोड़े से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनाए थे, जिसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन, अगर एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 रुपीज, 12% पर एनम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है फॉर 20 मंथ्स, देन व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया था, डर्टी पावर से। डर्टी पावर का कॉन्सेप्ट आपको याद दिला रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, अब बच्चों रेट 12% पूरे साल का है, तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 0.06। अब बच्चों पावर में 20 महीने हैं, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, तो 20 महीने में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो 20 महीने में एक बार, प्लस 2 बार, प्लस 3 बार, प्लस 2 महीने का और मिलेगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो बच्चों यहां पर आंसर कुछ मुद्दा पॉइंट में आ रहा है
कितने किसमें आ रहा है, पॉइंट में। मैंने आपसे ये पूछा कि 20 महीने के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं, 20 महीने के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं। यू सेड भैया 3.33 हाफ ईयर्स होते हैं, 3.33 हाफ ईयर होते हैं। मतलब मेरे को बेसिकली इंटरेस्ट कितने बार मिलेगा, 3.33 टाइम्स मिलेगा, 3.33 टाइम्स, 3 बार तो पूरा पूरा मिलेगा, आखिरी बार 0.33 मिलेगा। समझ गए। जैसे कि मैंने आपको एक अच्छा एग्जांपल लेके ये समझाया था कि मान लो 18 महीने, मान लो क्वेश्चन में 20 महीने नहीं है, 18 मंथ्स है क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन में 18 मंथ्स ओनली है और हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने आपको बेसिकली 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। कितने बार मिलेगा, 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो 6 3 टाइम्स यू विल गेट इंटरेस्ट। तो वैसे ही बच्चों 20/6 करके आप डल्टी पावर निकालोगे। अब ये डल्टी पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी ट्रिक थी भैया, इसकी ट्रिक थी, हाँ ये बच्चों डल्टी पावर निकालने की ट्रिक, कि आपको अपने कैलकुलेटर में 12 बार रूट प्रेस करना होता है। पहले तो आप वो अमाउंट लिख लो, सबसे पहले तो आपका काम क्या होता है कि आप वो अमाउंट लिख लो 3.33, ये देखो सबसे पहले आप वो अमाउंट लिख लो 3.3333 अपने कैलकुलेटर में। इसके बाद 12 बार आपको रूट दबाना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार रूट दबाने के बाद बच्चों यू हैव टू डू -1, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट इज इन योर पावर। तो पावर में क्या है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे केस में पावर में क्या है, फटाफट से बताओ। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, अच्छा हाँ बेस में तो कुछ और है ना, 3.33 लिया मैं, बेस में बच्चों 1.06 था, मैंने 3.33 ले लिया था, सॉरी फॉर दैट। हाँ तो देखो बेस में क्या है, 1.06 है, हमको इसकी पावर निकालनी है 3.33। ओके, बेस में 1.06 है, हमको इसकी पावर निकालनी है 3.33। तो 1.06 लिखो, 12 बार रूट दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद करो -1, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो वॉट एवर इज इन योर पावर। तो पावर में क्या है, 3.3333 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको ये भी बोल के रखा है कि जब भी नंबर कुछ ऐसे हो 6.6666, 3.3333, 2.3333, तो कम से कम 4 बार ले लिया करो फॉर बेटर एक्यूरेसी, कम से कम 4 बार ले लिया करो। फिर बच्चों +1 करो, +1 कर लेने के बाद इंटू इज इक्वल टू करो 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बच्चों आपका आंसर आएगा 1.21436। फिर आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। तो क्या ये ट्रिक सबको याद है, फटाफट से बताओ। डल्टी पावर निकालने की ट्रिक सबको याद है, जीवन भर याद रखना है इसको, इसको तो मैं फाउंडेशन में भी सिखाता हूँ। ओके, ये ट्रिक तो मैं फाउंडेशन में सिखाता हूँ, जीवन भर याद रखना है इसको, तो कभी नहीं भूलना। यस बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया था, बॉन्ड हो, टी बिल हो, कुछ भी हो, फेस वैल्यू, पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, तीनों सिनोनिम्स हैं। तीनों का मतलब क्या होता है कि जो आपके नोट के ऊपर जो अमाउंट लिखा होता है ना, नोट के ऊपर जो अमाउंट लिखा होता है, 100 रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा होता है, 100 रुपए, तो वो उसकी फेस वैल्यू है। क्या है वो, उसकी फेस वैल्यू है। शेयर सर्टिफिकेट होता है जो शेयर सर्टिफिकेट, उसके ऊपर जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू लिखी होती है, पार वैल्यू लिखी होती है, फेस वैल्यू लिखी होती है, हालांकि वो ट्रेड कितने में भी हो रहा हो। तो जो अमाउंट उस इंस्ट्रूमेंट के फेस में लिखा होता है, जो अमाउंट उस इंस्ट्रूमेंट के फेस में प्रिंटेड होता है, उसको बोलते हैं पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, ये हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स में भी डील करते हैं बच्चों। जनरली इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिबेंचर, बॉन्ड्स डिस्काउंट में इशू होते हैं, अपनी नॉमिनल वैल्यू से कम पे इशू होते हैं, समझे। फिर उसके बाद रिडीम तो पार में ही होते हैं या फिर प्रीमियम में भी हो सकते हैं, पर इशू कम में होते हैं, समझे। तो इसीलिए ये तीनों टर्म्स आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों पॉइंट ये है, यस इसके बाद हमने ये वाला एग्जांपल किया था, ये भी देखो। अगर एक पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है एक बॉन्ड में विच विल गिव हिम 2,000 रुपीज आफ्टर 16 मंथ्स, तो अगर एक पर्सन एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पर उसको पैसा जो मिलेगा वो 2,000 रुपए मिलेगा 16 महीनों के बाद, ठीक है। 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है बच्चों। तो आपके लिए ये क्वेश्चन 4% वाला हो चुका है, आपके लिए अब ये क्वेश्चन 8% का रहा ही नहीं, अब ये क्वेश्चन आपके लिए 4% का हो गया है। देन व्हाट शुड बी द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इनिशियली उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको अब यहां पर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये वो, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
कि इनिशियल अमाउंट मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका मतलब वो आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं। 2000 क्या है, 2000 फ्यूचर वैल्यू है 16 महीने बाद की, 16 महीने बाद की। तो देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, मुझे नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली क्वेश्चन में 4% हो गया है। एंड बच्चों हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो 16 मंथ्स के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं, 16/6 करके निकाल लो, 16/6 करके निकाल लो। जैसे कि 12 महीने में कितने हाफ ईयर होते हैं, डिवाइडेड बाय 6 करोगे 2 हाफ ईयर होते हैं। ऐसे ही 16 महीने में कितने हाफ ईयर होते हैं, डिवाइडेड बाय 6 करो, यू विल गेट हाउ मेनी हाफ ईयर अंडर दिस 16 मंथ। ओके, तो अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये यहां पर आएगा और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। मतलब अगर उस इन्वेस्टर को 8% रिटर्न चाहिए है तो उसको इतने रुपए में उस बॉन्ड को खरीदना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, फटाफट से बताओ। अगर उस पर्सन को 8% रिटर्न कमाना है तो उसको इतने रुपए में उस बॉन्ड को बाय करना चाहिए, इतना, दिस शुड बी द आइडियल प्राइस ऑफ दैट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू 8% रिटर्न। अब बच्चों इसके बाद इधर आ जाओ, देखो बच्चों 3 रीजन हो सकते हैं एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। तो बच्चों मनी को लेकर, बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर, यानी कि इंसान के पैसे को लेकर, पैसे को लेकर जो भावना है, जो परसेप्शन है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला है रिस्क, दूसरा है प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन और तीसरा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो रिस्क क्या है बच्चों, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट फ्यूचर कैश रिसीप्ट in a inflationary period. A rupee today represent a greater real purchasing power than a rupee a year hence, so an individual prefer receiving cash now. तो पॉइंट ये है कि एक पर्सन है, उसको पता है कि उसको 100 रुपए रिसीवेबल है। जैसे मान लो बच्चों, ये बताओ तुम लोग अगर कोई सामान ईएमआई पे लेते हो, ईएमआई पे लेते हो तो कंपनी वाले तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करते कि नहीं करते, फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ। अरे यार उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या हमने बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग जो ग्रुप 1 में या फाउंडेशन में या 11वीं कक्षा में पढ़ी है, उसमें देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैश डिस्काउंट पढ़ा है ना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का फंडा क्या था, याद है तुम लोग को, इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, it is only available to those persons, those customers who is ready to pay amount early. कैश डिस्काउंट देते ही क्यों थे, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, भाई अभी पैसा दे दे 2% और रख, भाई अभी तुरंत पैसा दे दे 5% डिस्काउंट ले ले। क्या तुमने देखा है, देयर इज अ ऐप कॉल्ड मीशो, मीशो मेरे फोन में नहीं है पर तुमने देखा है बच्चों ये ऐप है मीशो। अब तुम लोग मेरी बात ऐसे ही मान लो, मैंने तो लाइव दिखाता, अगर मेरे फोन में ऐप होती तो, अब इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, लंबा प्रोसेस है। तो बच्चों मीशो नाम की एक ऐप है, तुम जब भी उसमें सामान ऑर्डर करने जाओगे तो यू विल सी मीशो वाले बोलेंगे इफ यू आर गोइंग टू पे इमीडिएटली वी विल गिव यू एडिशनल 20 रुपीज ऑफ, एडिशनल 50 रुपीज ऑफ, एडिशनल 80 रुपीज ऑफ। देखा है क्या तुमने, अगर देखा है तो बताओ। कि मीशो नाम की जो ऐप है, उन लोग बोलते हैं कि अगर तुरंत पेमेंट करोगे हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, इफ यू आर गोइंग टू पे इमीडिएटली थ्रू ऑनलाइन मोड, गूगल पे, फोन पे, वॉटएवर, है ना, तो दे ऑफर यू एडिशनल डिस्काउंट। वाई, बिकॉज रिस्क, वाई बिकॉज रिस्क। पहला रिस्क बच्चों, पहला रिस्क क्या है, अगर सामने वाला इंसान फ्यूचर में पैसा नहीं दिया तो क्या कर लूंगा मैं ही पागल हो जाऊंगा, मैं ही पागल हो जाऊंगा ना, उससे पैसा कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। तो पहला चीज है कि वो पैसा ही ना दे, डिफॉल्ट रिस्क। पहला रिस्क क्या है, डिफॉल्ट रिस्क, कि वो पैसा ही ना दे। बच्चों दूसरा रिस्क क्या है, दूसरा रिस्क है इन्फ्लेशन। मुझे एक बात बताओ, मुझे सारे बच्चे बताओ कि आज आज जो पैसे की 100 रुपए की वैल्यू है, कल को जाके वही 100 रुपए की वैल्यू ना, आज के डेट से अगर तुम देखोगे, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 60 रुपए के बराबर हो जाएगी। मतलब आज जो सामान 100 रुपए में मिल सकता है मेरे को 100 रुपए के नोट में, समझ रहे हो, हेलो हेलो, आज जो सामान, एक सेकंड, या फिर मैं सामान का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, आज जो सामान मेरे को 60 रुपए में मिल सकता है, कल वो सेम सामान मेरे को 100 रुपए में मिलेगा। इन्फ्लेशन। आज जो सामान, प्रोडक्ट, मैं पहले केजी बोलने वाला था, प्रोडक्ट की बात करता हूं, एक ही प्रोडक्ट है, मान लो कोई चॉकलेट है,
आज जो 60 रुपए की मिल रही कल 100 रुपए की मिलेगी। इन्फ्लेशन बच्चों, तो दूसरा रिस्क है इन्फ्लेशन। तो पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि यार मेरे को तुम आज ही पैसा दे दो, भले थोड़ा कम दे दो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे किसी से 100 रुपए मिलने हैं तो मैं उसको बोलूंगा एक काम कर भाई 90 रुपए दे दे, पर आज ही दे दे। 90 रुपए दे दे पर आज ही दे दे। क्यों? बिकॉज देयर इज अ रिस्क। पहला रिस्क डिफॉल्ट रिस्क, वो पैसा ही नहीं दिया तो। और दूसरा रिस्क इन्फ्लेशन रिस्क। क्या ये बात सबको समझ में आती है? फटाफट से बताओ। डिफॉल्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क। तो रिस्क की वजह से बच्चों लोगों का परसेप्शन अलग है पैसे को लेकर, लोगों का परसेप्शन अलग है पैसे को लेकर। अब बताओ, मेरा रिस्क एपेटाइट हाई होगा तो मैं अपने बिजनेस में क्रेडिट पॉलिसीज रखूंगा। मैं बोलूंगा अरे ले जाओ बाद में पैसे देना, अरे अरे पैसे की चिंता मत करो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अरे अरे पैसे का बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ले जाओ। करेक्ट। तो अगर मेरा रिस्क एपेटाइट कम है मैं बोलूंगा नहीं भाई तू कैश डिस्काउंट ले ले, मेरे को आज ही पैसा दे दे। पर अगर मेरा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है मैं बोलूंगा अरे भाई लेके जा, आराम से पैसा देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? तो रिस्क परसेप्शन इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। इंडिविजुअल इन जनरल प्रेफर करेंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन। अब मेरे को एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, जब भी तुम ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करते हो, चाहे वो तुम्हारी सीएमए इंटर की क्लास हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, यू वांट ना, थोड़ा सा मन करता है ना यार जल्दी आ जाए, डिलीवरी यार जल्दी हो जाए, एक दिन में हो जाए, सेम डे हो जाए अगर तुम मेट्रो सिटीज में रहते हो तो, या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे हो जाए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेस डिलीवरी, है ना। क्लास ऑर्डर की, भैया क्लास ऑर्डर किए 2 मिनट हो गए अभी तक क्लास नहीं आई। भैया मेरे को क्लास ऑर्डर किए 2 मिनट हो चुके हैं, अभी तक क्लास क्यों नहीं आई? तो मन तो करता है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर पेशेंस की कमी है बच्चों, और क्यूरियोसिटी ज्यादा है। दोनों चीज है, पेशेंस कम है, क्यूरियोसिटी ज्यादा है किसी भी चीज को लेकर। तो इसीलिए बच्चों कोई भी व्यक्ति क्या प्रेफर करता है, यार मैं जल्दी कंजम्पशन करूं, करंट कंजम्पशन करूं एज कंपेयर टू फ्यूचर कंजम्पशन। मतलब जो करना है मेरे को अभी करना है, आज करना है, जल्दी करना है, आई वॉन्ट टू डू इट फास्ट। समझ गए? तो पीपल प्रेफर करंट कंजम्पशन एज कंपेयर टू फ्यूचर कंजम्पशन। तो इसलिए भी बच्चों ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, कैपिटल कैन बी एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली टू जनरेट पॉजिटिव रिटर्न। इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 रुपी टुडे विल ग्रो 1 आर अ ईयर है। आर इज द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट रीजन बच्चों कि क्यों टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, क्यों मुझे आज पैसा चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर ये जिस बंदे को मैंने क्रेडिट में सामान बेचा था, अगर वो मुझे आज ही पैसा दे दे, मान लो 100 रुपए ना दे, चलो 90 रुपए दे दे, लेट अस सपोज 90 रुपए दे दे, और मेरा जो रिटर्न होता है ना बच्चों, मेरा जो रिटर्न होता है लेट से 12% का होता है उसी सेम पीरियड का। जितने पीरियड में वो बोल रहा था भाई तेरा 100 रुपए ना इतने दिन के बाद दूंगा, मैं बोला भाई इतने दिन में मैं 12% रिटर्न कमा लेता हूँ, इतने दिन में मैं 12% रिटर्न कमा लेता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट में। तो बच्चों 90 रुपए प्लस 12% अगर मैं करूँ 90 प्लस 12%, तो यार है बच्चों 100 रुपए 8 पैसे। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे आज ही 100 रुपए चलो ना मिले, 90 रुपए मिल जाता, तो मैं उसको अपने हिसाब से अपने बिजनेस में ग्रो भी कर सकता हूँ ना। दैट मीन्स आई कैन यूज दिस मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम इन जीरो ना, आई एम एट जीरो, टाइमलाइन मेथड के हिसाब से मैं जीरो पे खड़ा हूँ। तो अभी मैं जीरो पे खड़ा हूँ, अगर मेरे को तुरंत पैसा मिल जाए तो मैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, वहां से मेरे को रिटर्न आएगा, वहां से मेरे को क्या आएगा, रिटर्न आएगा। ओके, तो पॉइंट यही है बच्चों कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी देयर। तो कल को अगर लिक्विडिटी नहीं हुई, कल को अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ, तो हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो दैट्स व्हाई पीपल ऑलवेज, this is the 3 reason may attributed to individual time preference for money. Everyone wants money immediately. Why? Because the risk factor is there, their preference for consumption, and there is maybe some investment opportunity. तो ये 3 रीजन है कि लोग बोलते हैं नहीं पैसा अभी दे दो। समझ गए? These are the 3 रीजन जिसकी वजह से लोग बोलते हैं भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, पैसा अभी दे दो। समझे कि नहीं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, पैसा अभी दे दो, अभी दे दो। रिस्क है इन्फ्लेशन का, डिफॉल्ट का, अभी दे दो, मैं अभी चाहता हूं, मेरा प्रेफरेंस ही यही है कि मेरे को तुरंत पैसा चाहिए, अभी दे दो क्योंकि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताओ, यस और नो? क्लियर है? यस। अब बच्चों टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने पढ़ा सिंगल कैश फ्लो, अनइवन मल्टीपल कैश फ्लो और एन्यूटी। सिंगल कैश फ्लो, अनइवन मल्टीपल कैश फ्लो, एन्यूटी और परपेचुटी पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू में। फटाफट से इसका रिवीजन हो जाए। यस भैया। तो सबसे पहले मुझे बताओ सिंगल कैश फ्लो का एक वन एंड ओनली फॉर्मूला हमने पढ़ा है,
फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n, बात खत्म। क्लियर है? हमने वन एंड ओनली फॉर्मूला पढ़ा है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n। अब बच्चों ये कब का है? सिंगल कैश फ्लो का है। एनयूटी के केस में बच्चों, एनयूटी के केस में मेरा आपसे पहला सवाल, व्हाट इज एन एनयूटी? एनयूटी क्या होता है? तो आपने बोला भैया एनयूटी होने की पहली कंडीशन है अमाउंट शुड बी इक्वल। बोलो हाँ, अमाउंट शुड बी इक्वल। तो भैया अगर अमाउंट इक्वल है, सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों, एनयूटी पॉसिबल ही तब है जब कैश फ्लोज है। बोलो हाँ। तो सबसे पहले मैं मुद्दा कब स्टार्ट करूंगा? मैं एनयूटी शब्द का प्रयोग पहली बार कब करूंगा? जब देयर इज सम कैश फ्लोज, नॉट कैश फ्लो। आखिरी में एस लगा है बच्चों, बहुवचन, प्लूरल सेंस, ओके, PLURL, प्लूरल सेंस। तो मल्टीपल कैश फ्लो शुड बी इन्वॉल्व, तब तो एनयूटी का कॉन्सेप्ट बनने की चांसेस है, बन सकता है। तो मल्टीपल कैश फ्लो है बच्चों, सबसे पहली बात मल्टीपल कैश फ्लोज हैं, ओके। अब एनयूटी में कब बोल सकता हूं? अमाउंट शुड बी इक्वल एंड ड्यूरेशन इंटरवल, सॉरी ड्यूरेशन नहीं, इंटरवल कैन बी द करेक्ट वर्ड हियर, इंटरवल शुड बी सेम। तो बच्चों इंटरवल शुड बी सेम मतलब अगर ये अमाउंट मान लो 5,000 है तो हर महीने की पहली तारीख को 5,000 होना चाहिए, 5,000 5,000 5,000 5,000 5। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ है तो हर महीने के एंड में होना चाहिए, इन द मिडिल ऑफ द मंथ है तो हर महीने के मिडिल में होना चाहिए। तो बच्चों जो भी इंटरवल है दो कैश फ्लोज के बीच में, अगर वो 1 महीना है तो 1 महीना रहना चाहिए, अगर वो 1 हफ्ता है तो 1 हफ्ता रहना चाहिए, अगर वो 1 क्वार्टर है तो 1 क्वार्टर रहना चाहिए, अगर वो 6 महीना है तो 6 महीना रहना चाहिए, अगर वो 1 साल है तो 1 साल ही रहना चाहिए। मतलब इंटरवल शुड बी सेम, दो कैश फ्लोज के बीच का टाइम गैप सेम होना चाहिए, अमाउंट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है इन द क्वेश्चन ऑफ अ मल्टीपल कैश फ्लोज, यू कैन से इट इज एन एनयूटी, ओके, यू कैन कंसिडर दिस एज एन एनयूटी। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ यस और नो बच्चों। यस भैया, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि एनयूटी क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों एनयूटी के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं भैया, दो कॉन्सेप्ट, यस, एनयूटी रेगुलर या फिर जिसको हम ऑर्डिनरी एनयूटी भी बोलते हैं, या फिर OR और एनयूटी ड्यू। तो एनयूटी रेगुलर या फिर ऑर्डिनरी एनयूटी का मतलब होता है कि हमारे यहां ऐसा ही होता है। क्या होता है? हर पीरियड के एंड में कैश फ्लो होता है, एट द एंड ऑफ पीरियड, एट द एंड ऑफ पीरियड। तो हमारे यहां ऐसा ही होता है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। लेकिन ड्यू का मतलब क्या है बच्चों? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ड्यू का मतलब क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो जब भी हम एन्यूटी करने जा रहे हैं, हम रेगुलर ऑर्डिनरी एन्यूटी किसको बोलेंगे? जब कैश फ्लो पीरियड के एंड में होगा। ड्यू का मतलब कैश फ्लो पीरियड के स्टार्टिंग में होगा। तो ये आपसे दूसरा सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा बच्चों, क्वेश्चन ओरिएंटेड होगा वो, तो कि प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है कि फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है कि बच्चों अगर लोन का क्वेश्चन है तो 90% चांस है कि वो किसका क्वेश्चन हो सकता है। फटाफट से बताओ। अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है यू आर टेकिंग अ लोन टू बाय एन हाउस, यू आर टेकिंग अ लोन टू बाय अ कार, यू आर टेकिंग अ लोन फॉर एजुकेशन, यू आर टेकिंग लोन फॉर समथिंग एल्स, तो 90% चांस है बच्चों कि वो पीवी का क्वेश्चन हो सकता है ना। बट मैं स्टिल 10% आपको डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूँ, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन, ओके, एंड देन यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। और बाकी तो बच्चों आपको फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में आ जाता है। क्वेश्चन कई बार एनयूटी का क्वेश्चन डायरेक्टली बता देता है कि मैं एनयूटी का क्वेश्चन हूं भाई, समझ गए। तो ऐसा भी होता है बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं फॉर्मूला की। तो सबसे पहले बच्चों फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्यूटी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, इंस्टॉलमेंट्स इनटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर, फुल्ली डिराइव्ड फॉर्मूला, करेक्ट। फटाफट से बताओ। फुल्ली डिराइव फॉर्मूला फ्रॉम दैट बेसिक फॉर्मूला प्लस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों मिला के हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ओके, रेगुलर एन्यूटी। फिर बच्चों फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ एन्यूटी ड्यू, तो इंस्टॉलमेंट इनटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। बेसिकली भैया फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्यूटी लिखो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आर, बात खत्म, बात खत्म। 1 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है ना इसमें,
एक साल का एक्स्ट्रा मतलब बेसिकली आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद एक साल और पैसा पड़ा रहता है, तो वो एक साल जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है 1+R। तो ये हुआ फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ ड्यू एन्यूटी। बच्चों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्यूटी का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्यूटी इंस्टॉलमेंट इंटू 1+R की पावर n-1/R। भैया ये तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, तो मैंने बोला फ्यूचर वैल्यू निकल गई, हाँ निकल गई। एन्यूटी की फ्यूचर वैल्यू निकल गई, हाँ निकल गई। तो जब निकल गई तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फटाफट से बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+R की पावर n, यही है ना फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला यही है ना, यस। तो तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्यूटी निकल चुकी है और वो एक ही अमाउंट है, उसको खींच लो पीछे, यानी कि डिस्काउंट कर लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 1+R की पावर n। ओके यस। और बच्चों फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्यूटी में मल्टीप्लाई कर दो 1+R। फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, क्या सारे फॉर्मूले आपको याद हैं, फटाफट से बताओ। यू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला, यस यस। इसके बाद बच्चों तो ये एन्यूटी का रिवीजन हमारा खत्म, ठीक है, एन्यूटी का टॉपिक हमारा खत्म। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा अनइवन मल्टीपल कैश फ्लोस, अनइवन मल्टीपल कैश फ्लोस। तो इसमें तो बहुत लंबी चली थी कहानी, वेरी लॉन्ग डिस्कशन, वेरी वेरी लॉन्ग डिस्कशन। सबसे पहले मैंने बोला कि बच्चों मान लो, क्या मान लो, कि आज बच्चों में, और ये मेरा जेन्युइन फीलिंग था, ये मैं तुम लोग को एक जेन्युइन बिजनेस आइडिया पिच कर रहा हूँ अपना, जेन्युइन। तो एक काम करते हैं, चलो इसको ऑन पेपर ही रहने देते हैं, एग्जीक्यूट तो नहीं हो पाया, शायद मे भी कभी फ्यूचर में करूं मैं सोचा था बच्चों, अभी तुम लोग देखे ना अचानक से एकदम से ईवी वाले ऑटो बहुत ज्यादा आ गए मार्केट में, वो जो हर तरफ से चारों तरफ से खुले हुए होते हैं, मस्त हवा खाते रहो, मस्त मेट्रो टाइप चलता है ना, मेट्रो टाइप चलता है वो, तो फीलिंग भी मेट्रो वाली आती है, हवा खाते रहो मस्त, चारों तरफ से खुला, सामान रखने के लिए लगेज, बैठने की जगह ज्यादा, लेग स्पेस भी ज्यादा है बच्चे उसमें, लेग स्पेस भी ज्यादा है उसमें, बैठने में मजा आता है। तो मैं सोचा था एक काम करता हूँ, 1 लाख रुपए की आती है वो गाड़ी, पता है तुमको, हाँ चलती 30 से 40 है मैक्सिमम स्पीड पर, मजेदार गाड़ी है। अगर आप 10-20 किलोमीटर के एरिया में ट्रैवल करवाना चाहते हो तो इट्स गुड, है ना, 10 किलोमीटर तक, 20 तो ज्यादा हो गया, 10 किलोमीटर तक इट्स गुड। तो बच्चों वो गाड़ी मैं सोचा 1 लाख की तो गाड़ी आती है, एक काम करता हूँ 10 गाड़ी खरीद लेता हूँ, 10, ठीक है। अब हमारे शहर में ईवी चार्जिंग स्टेशन फ्री है, गवर्नमेंट ने एक लगा के रखा, एक ही लगा के रखा है बस एक, वहां 10 तो ईवी वेटिंग में खड़े रहती है वैसे भी, तो खैर ईवी चार्जिंग स्टेशन है। तो मैं ये सोचा 10 तो ईवी खरीद लेता हूँ और 10 ऐसे लोगों को पकड़ता हूँ जो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास मतलब कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं और फिर रात को अपने घर जाते हैं ड्रिंक करके, ये वो ये सब काम करते हैं, उन लोगों को कहीं प्रोडक्टिव चीजों में लगाता हूँ। तो मैं सोचा 10 लोगों को पकड़ूंगा, बोलूंगा ईवी चलाना तो बड़ा आसान है, या फिर वुमेन्स को पकड़ूंगा, वुमेन्स भी चलाती है ना ईवी, 10 लोगों को जो काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो मैं बोलूंगा मस्त आप ईवी चलाओ, है ना, उनको फिक्स सैलरी एक दे दूंगा कि आप टेंशन मत लो, कस्टमर मिले या ना मिले यू विल गेट फिक्स सैलरी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, आपकी इनकम फिक्स है, नॉट लाइक जोमेटो स्विगी, ओके। तो वो जो फिक्स इनकम है वो आपको दूंगा, आप बढ़िया ईवी चलाओ, और जो भी वेरिएबल इनकम होगी वो मेरा पे बैक पीरियड, अच्छा पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़े नहीं है, उस पे काउंट होगा, ऐसा मैंने प्लान किया था। तो लेट्स सपोज कि वो प्लान मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो बच्चों 1 लाख रुपए की मैंने ईवी खरीद ली, फटाफट से बताओ, 1 लाख रुपए का मैंने ऑटो खरीद लिया, एक ही ऑटो खरीदा मैं ही चलाऊंगा, ठीक है। तो एक ऑटो मैंने खरीद लिया 1 लाख रुपए का। अब बच्चों मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड है, क्या है, एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में मैं 30,000 रुपीज अर्न करूंगा, सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में थोड़ा पैसा बढ़ेगा, थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन में थोड़ा सा और बढ़ेगा, फोर्थ ईयर ऑपरेशन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर फिफ्थ ईयर ऑपरेशन में मान लो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों मेरी इनकम होगी पूरे साल की, ओके, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है, यस। तो बच्चों ये बताओ फटाफट से, क्या यहाँ पर अनइवन मल्टीपल कैश फ्लोज हैं, मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या यहां पर आपको दिख रहा है अनइवन मल्टीपल कैश फ्लोज, मल्टीपल कैश फ्लोज अनइवन, यस। तो अब हमने इसकी तो बहुत लंबी कहानी बनाई थी, बहुत ही ज्यादा, कि अब हम लोग एक एक करके सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, सबकी, सबकी, क्योंकि हम लोग लेमैन नहीं है, हम लोग ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते टाइम पास वाला। कौन सा कैलकुलेशन कि भैया 30,000 पहले साल मिलेगा, 40,000 दूसरे साल,
45,000 तीसरे साल, फिर 30,000 मिलेगा, फिर 50,000 मिलेगा। भैया 1,95,000 की इनकम हो रही है और खर्चा सिर्फ 1 लाख का है, तो भैया 95,000 का प्रॉफिट हो गया। ऐसी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते, नो, ऐसी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग इन सब फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर उससे कंपेयर करेंगे इस 1 लाख को कि मेरे को ये ईवी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरा एक्सपेक्टेशन है 10% रिटर्न का। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 10% रिटर्न तो कम से कम कमाऊं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर चालू हो जाओ। 30,000 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालो 1.1 10% की रेट से की पावर 1। भूल मत जाना प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर, हमारे केस में 10% की पावर n, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चल रहा है ना क्वेश्चन, तो 1 साल। फिर ये 40,000 को हमने डिवाइड किया 1 प्लस आर की पावर 2, फिर हमने 45,000 को डिवाइड किया 1 प्लस आर की पावर 3, फिर उसके बाद हमने 30,000 को डिवाइड किया 1 प्लस आर की पावर 4, फिर हमने 50,000 को डिवाइड किया 1.1 की पावर 5। इस तरीके से हमने कुछ किया। फिर उसके बाद हमने सेम चीज का टेबल बनाया। फिर सेम चीज का बच्चों टेबल बनाने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम क्या फ्यूचर वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1/1 प्लस आर की पावर n, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तुमने बोला यस। फिर मैंने बोला बच्चों इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा काम आसान कर लेते हैं अपना। काम कैसे आसान करेंगे? सारी कैश फ्लोज को यहां पर लिख दो, 30,000, 40,000, 45,000, फिर से 30,000, फिर 50,000, सारी कैश फ्लोज को यहां लिख दो और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को अलग से कैलकुलेट कर लो 10% के रेट से। अब इसकी कैलकुलेशन की ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय 1.1। ट्रिक क्या बोलोगे? कैलकुलेटर है बेसिकली। तो 1, तो ये हो गया बच्चों 0.909। 2, तो ये हो गया 0.826 2 साल का। 3 साल का हो गया 0.751। 4 साल का हो गया 0.683 और 5 साल का हो गया 0.621। अब आपको क्या करना है? सिंपल, जो तुम्हारा ये कैश फ्लोज है ना, ये सारी फ्यूचर वैल्यूज है, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जो तुमने ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाले हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10%। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाता था। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना आ रहा है? मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू वी आर गेटिंग हियर? 1,45,676. So this is the total of the present value I am getting with 10% return, right? This is the total of the present value I am getting. तो बच्चों ये बताओ, अब आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यही आ रहा है ना? चेक कर लिए बाकी लोग? फटाफट से बताओ। हो गया तो बताओ, फिर आगे बोलूं मैं। यस, हाँ, तो बच्चों हो गया ना? 1,45,676 प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। तो इन सारे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू 1,45,676 रुपीज है। तो अब कंपेयर करो, नाउ दीज थिंग्स आर इन कंपेरेबल ग्राउंड्स। तो अब कंपेयर करो कि मुझे इनकम कितने की हो रही है। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैंने अपने सारे फ्यूचर की इनकम को आज प्रेजेंट वैल्यू में खींच के ले आया हूं। तो मैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि मेरी आज इनकम कितनी हो रही है? इतनी हो रही है। मेरा आज का खर्चा कितना है? 1 लाख रुपए। तो क्या मैं प्रॉफिट में हूं? हाँ, ओके, ठीक है, आज मैं प्रॉफिट में हूं, 45,676 रुपीज के प्रॉफिट में हूं। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ। तो मैं प्रॉफिट में हूं। तो ये होता है बच्चों अनइवन मल्टीपल कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना। समझ गए? अनइवन मल्टीपल कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ये होता है। ठीक है, ओके, यस। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, अनइवन मल्टीपल कैश फ्लोज। इतने जल्दी कैसे निकाल लिया भाई? बेटा कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, तुम इतना ही जल्दी तो निकालोगे? समझ रहे हो? तुम लोग कैलकुलेटर में करोगे तब धीरे 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 करके तुम्हारी स्पीड बढ़ते चली जाएगी। इसके बाद बच्चों हमने सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के केस में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुटी। फटाफट से बताओ, पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुटी पढ़ा था हमने। यस, परपेचुटी मतलब क्या होता है बच्चों? दिस इज एन अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसा कोई कैश फ्लो आज के जमाने में तो नहीं होता कि जहां पैसा डाल दो फिर आपको पैसा मिलते रहे। बेसिकली आलू डालो सोना निकलेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है, नहीं होता ना। तो अब मेरी बात को समझना, परपेचुटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि
इसका फॉर्मूला होता है ए बाय आर, लिख लो तुम्हारे लिए आर इज आर। ओके, तो जो आपको रेगुलर कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उसको आर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ परपेचुइटी। कॉन्सेप्ट क्या था इसका? ये कॉन्सेप्ट था कि बच्चों एक ऐसा अमाउंट मेरे को बता दो आज, एक ऐसा अमाउंट मेरे को बता दो टुडे, टुडे जिसको मैं इन्वेस्ट करूं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो मेरे को एक फिक्स इनकम मिल रही हो, मेरे को एक फिक्स इनकम मिल रही हो हर साल। तो जैसे मान लो मेरे को हर साल 60,000 रुपीज चाहिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 10% का। तो मुझे बताओ कि ये अमाउंट, ये फिक्स अमाउंट क्या होना चाहिए, कितना फिक्स अमाउंट मैं आज एक जगह पे इन्वेस्ट कर दूं जहां से मेरे को 10% रिटर्न मिलेगा और वो 60,000 होना चाहिए, मेरी वो ईयरली इनकम है, ईयरली मेरा एक्सपेंस है, तो मुझे उतना रुपए चाहिए। तो तुमने बोला ठीक है, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी 60,000 डिवाइडेड बाय 10%, 60,000 डिवाइडेड बाय 10%, 0.10 सॉरी। तो भैया आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, आप 6 लाख रुपए एक जगह पे इन्वेस्ट कर दो, वहां से आपको 10% 10% 10% 10% करके इनकम मिलते रहेगी। ओके, बोलो फटाफट से बताओ, यस और नो। ये बच्चों कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग एनयूटी हो गया। यस, हाँ, डबलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट बच्चों, हालांकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डबलिंग पीरियड खुद ही निकाल लेते हैं, खुद ही निकाल लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चों बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 1 रुपए को 2 रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज नोन एज डबलिंग पीरियड, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा 1 रुपए को 2 रुपए बनने में? टाइम बताना है आपको, टू दी पावर n। तो ये तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इधर देखो 1.1 इंटू, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा ना, 1.1 की पावर n इज इक्वल टू 2, ये ऐसा हो जाएगा। तो 1.1 की कितनी बार पावर दबाओगे तो 2 आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 6 या 7 के बीच में आएगा बच्चों आंसर। तो अब ये भी बात तुमको याद होनी चाहिए कि जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं, फटाफट से बताओ, टू गेट द एक्यूरेट आंसर हम किसका सहारा लेते हैं, बोलो। 7 या 8 के बीच में आ रहा है, ओके, लॉग का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? लॉग का। ओके, लॉग में हमने क्या समझा कि आपको लिखना है बोथ साइड लॉग। पहले तो आपको ये लॉग नाम का शब्द लिख देना है, ठीक है। ओके भैया, हमने लॉग नाम का शब्द यहां पर लिख दिया, ठीक है। बोथ साइड लॉग करना बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, याद करो, बोथ साइड लॉग लिख दिया, यस। अब इसके बाद बच्चों ये n उठ के सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n log 1.1 इज इक्वल टू log 2 हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 अपॉन log 1.1, बेसिकली ये उठ के यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको एक log 2 की वैल्यू निकालनी है और log 1.1 की वैल्यू निकालनी है। तो log की वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, इधर देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, डर्टी पावर से भी ज्यादा इजी है log की वैल्यू निकालना। आपको जिस भी चीज की log की वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लो हमको 2 की निकालनी है, तो कैलकुलेटर पे लिखो 2 और 13 बार रूट दबाओ, 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार रूट दबा लिए। -1 करो इंटू 3558, ये एक नंबर है जो आपको याद रखना है, ये नंबर आपको याद रखना है, ये फिक्स है 3558। तो आपकी लॉग की वैल्यू 0.3010 आ गई। कितनी आ गई? 0.3010। सारे बच्चे मुझे log 1.1 की वैल्यू बताओ प्लीज, log 1.1 की वैल्यू बताओ मेरे को। जीरो पॉइंट 0.04139। चलो अब बस इसको डिवाइड कर दो, 0.04139, तो ये आ रहा है बच्चों 7.27 ईयर्स। तो ये आ गई मेरी n की वैल्यू। तो डबलिंग पीरियड बच्चों, या तो हम लोग का अगर कैलकुलेटर से मान लो, भगवान की कृपा रही हमारे ऊपर,
और कोई ऐसा रेट आ गया जिसका डबलिंग पीरियड पूछ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो हम लोग वो पावर वाला करके निकाल लेते हैं। बाई चांस नहीं निकाल पाए तो हम लोग लॉग से निकालते हैं। अब लॉग से हमको मिलता है एक्यूरेट आंसर, एकदम एक्यूरेट आंसर मिलता है लॉग से 7.27 ईयर्स। इंस्टीट्यूट ने बताया एक निंजा टेक्निक। क्या निंजा टेक्निक? डबलिंग पीरियड की निंजा टेक्निक, कि जब भी आपको क्वेश्चन में डबलिंग पीरियड निकालना है तो यू कैन यूज थंब रूल ऑफ 72। मतलब कुछ नहीं करना, 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, यू विल गेट अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ डबलिंग पीरियड। यू विल गेट अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ डबलिंग पीरियड। तो जैसे मान लो ये 7.2 है, इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, सॉरी 72 है उसको आप 10 से डिवाइड कर दो, तो अप्रोक्सीमेट आ गया आंसर 17.2%। समझे? अब ये कॉन्सेप्ट हुआ। ओके, देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू थंब रूल डबलिंग पीरियड ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 72 बाय द इंटरेस्ट रेट। अब ज्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए, थोड़ा और एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो इंस्टीट्यूट ने बोला एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर और थोड़ा एक्यूरेट आंसर चाहिए तो 0.35 प्लस 69 को डिवाइड करो इंटरेस्ट रेट से, हमारे केस में 10 है, तो 69 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.35, तो ये आ रहा है बच्चों 7.25%। और अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत क्लोज है ये आंसर हमारे आंसर से, बहुत क्लोज, 0.02 का फर्क है, बस 0.02 का फर्क है। तो ये वाला आंसर हमारे आंसर के बहुत क्लोज है। तो रूल ऑफ 72 यू कैन यूज, और यू कैन यूज दिस रूल 0.35 प्लस 69 अपॉन इंटरेस्ट रेट। और आपको मेन जैसे निकालते हैं लॉग वो तो आपको आता ही है, ठीक है। तो डबलिंग पीरियड निकालने के बेसिकली 2 3 4 तरीके आपको आते हैं, तो उसमें से ये 2 तरीका मॉड्यूल में आपके दिया है। अनइवन मल्टीपल कैश फ्लो हमारा हो गया, ये देखो ऐसे ही करते हैं हम लोग। एन्यूटी हमारा हो गया बच्चों, एन्यूटी का हमने ये देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, परपेचुटी हो गया, है ना। यस, परपेचुटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, रियलिटी में रेयर है टू हैव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद पेमेंट जो कि इनडेफिनेटली हो। ओके, सिर्फ वैल्यूएशंस के लिए हम इस टाइप के मॉडल को यूज करते हैं बच्चों। उसके बाद हमने देखा था कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वही वाला फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। यहां पर जो आर है बच्चों उसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं ना, फटाफट से बताओ। यहां पर जो आर है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CAGR इज नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही होता है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, वही होता है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। यस भैया, ओके। और इसके बाद बच्चों इफेक्टिव रेट वही वाला है कि कैसे आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। मैंने आपको बोला था यू कैन ऑलवेज कंसिडर 100 एज एन बेस, 100 एज एन एग्जांपल, और यू कैन फाइंड आउट इफेक्टिव रेट लाइक दिस। इस तरीके से इफेक्टिव रेट आप निकाल सकते हो, करेक्ट। ये देखो हमने ये वाली कैलकुलेशन की थी इफेक्टिव रेट की, कि मान लो अगर 6% पर एनम रेट है लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एनुअल कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग। तो बच्चों रेट आपका इंटरेस्ट का रेट है थोड़ा ज्यादा आएगा 6% से जब आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती है। जैसे जैसे आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती है आपका इंटरेस्ट अर्न बढ़ता है। कंपाउंडिंग इंक्रीज होती है, इंटरेस्ट अर्न इंक्रीज होता है। कंपाउंडिंग बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। तो वो हमने यहाँ पर समझा, जैसे मान लो 100 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल है तो तुमको 6% रिटर्न मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालोगे 1 साल का, यू विल गेट 106 रुपीज एस अमाउंट। तो 106 में आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपका इफेक्टिव रेट 6% ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? कंपाउंडिंग है। 1 साल का इंटरेस्ट 6% है और इंटरेस्ट आपको एक ही बार मिल रहा है। अब बच्चों अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो रेट को यहाँ 3 कर दो और टाइम को यहाँ 2 कर दो। क्यों? क्योंकि 1 साल में 2 बार हाफ ईयर आते हैं, इसीलिए। अब आप निकालोगे अमाउंट तो 106.09 आ रहा है। तो अब आप इसको प्रिंसिपल से माइनस करो जो कि 100 रुपीज था हमारे केस में। मैंने आपको बोला इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन आप 100 एज्यूम करके सॉल्व करना हमेशा, तो आपको आसानी होगी। तो 6.09% इफेक्टिव रेट आ रहा है, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6% ही है, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है और 2 बार पैसा मिलने के कारण आपका इफेक्टिव रेट यहां पर ज्यादा आ रहा है। और इसके पीछे का लॉजिक भी पता है ना, मैंने बताया था। इसके पीछे का लॉजिक ये है बच्चों कि जब तुम 100 रुपए इन्वेस्ट किए और तुमको इस पे 6% का रिटर्न मिला 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हाफ ईयर, तो
बेसिकली तुमको 3 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अब ये 3 रुपए का इंटरेस्ट बच्चों री इन्वेस्ट हो गया, ये 3 रुपए का इंटरेस्ट क्या हो गया, री इन्वेस्ट हो गया ना। तो अब आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए प्लस 3 रुपए 103 रुपए हो गया। तो अब आपको अगले हाफ ईयर में, मतलब शुरू का 6 महीना हो गया, अब नेक्स्ट 6 मंथ में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 103 रुपए पे मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 103 रुपए पे मिलेगा। तो 103 रुपए का 6% 6 महीने के लिए आप फिर से निकालोगे तो 103 का 6% 3 महीने के लिए आया 3.09। तो आपने पूरे साल में कितना कमाया, 6.09। फटाफट से बताओ, क्लियर है ना लॉजिक सबको कि भूल गए, भूल गए या फिर क्लियर है कि ऐसा होता क्यों है, इफेक्टिव रेट ज्यादा क्यों आता है। इफेक्टिव रेट इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि जो आपको बीच बीच में इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो अमाउंट वापस से री इन्वेस्ट होता है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। तो यू गेट द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, तो ये हुआ। वैसे ही क्वार्टरली में बच्चों रेट हो जाएगा 1.5%, टाइम हो जाएगा 4 साल, इफेक्टिव रेट और ज्यादा आ रहा है। मंथली में रेट आप 0.5% हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 12 महीने, 12 बार मिलेगा आपको, तो ये और बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो कि हर बार जितनी कंपाउंडिंग बढ़ती है इफेक्टिव रेट भी बढ़ते जाता है, क्योंकि जितने बार आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा आप उसको री इन्वेस्ट करते जाओगे, री इन्वेस्ट करने से और ज्यादा इंटरेस्ट मिलते जाएगा। तो कंपाउंडिंग ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, यस। तो इसी के साथ तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का रिवीजन होता है समाप्त। क्या किसी पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा रिवीजन हो गया, पूरे चैप्टर में हमने बस यही बातें की हैं। क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर, यस। बच्चों नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिस्क एंड रिटर्न। तो रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर में हमने सबसे पहले ये चीज पढ़ी कि रिस्क का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब तो सबको पता है। रिटर्न का मतलब तो सबको पता है। रिटर्न मतलब होता है कि जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाएंगे, दैट इज रिटर्न। व्हाट डू मीन बाय रिस्क, रिस्क का मतलब होता है कि हम जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं रिटर्न की, वो रिटर्न हमको ना मिले, दैट इज रिस्क। और मैंने फिर दुनिया भर के एग्जाम्पल लिए थे रिस्क में, दुनिया भर के एग्जाम्पल। रिस्क की डेफिनेशन यही है बच्चों कि इट इज इम्प्लिसिट, इट इज एवरीवेयर, राइट। दुनिया में हर जगह रिस्क है, करेक्ट। याद है, फिर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है, फ्लाइट में जाओ रिस्क है, ट्रेन में जाओ रिस्क है, बस में जाओ रिस्क है, कार में जाऊं रिस्क है, पैदल जाऊं पुणे पोर्शे केस, ओ माय गॉड रिस्क है। समझ रहे हो? हाँ ठीक है अंजलि, ओके नो प्रॉब्लम। तो बच्चों वही मैंने आपको बताया था कि रिस्क की डेफिनेशन ही क्या है कि रिस्क इज एवरीवेयर, रिटर्न। और हम लोग इस चैप्टर में जो रिस्क पढ़ रहे हैं वो हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हम लोग जितनी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जितना रिटर्न हम अपनी इन्वेस्टमेंट से कमाना चाहते हैं, अगर उतनी रिटर्न हमको ना मिले, दैट इज बेसिकली रिस्क। सारे बच्चे बताओ, ज्यादा रिस्क लूंगा तो क्या ज्यादा रिटर्न मिलेगी? सारे बच्चे बताओ, ज्यादा रिस्क लूंगा तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना, कम रिस्क लूंगा तो कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों दोनों के बीच में आपस में रिलेशन है, रिस्क और रिटर्न के बीच में यही रिलेशन है, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। ओके, तो देखो अब बच्चों रिटर्न के अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं। तो 2 कंपोनेंट वाला रिटर्न हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था इसका, तो मैं आपको एक बार फटाफट से याद दिला देता हूं कि मान लो एक मैंने बाय किया शेयर 10 रुपए का, मैंने उसको सेल कर दिया 12 रुपए में, इस शेयर में मेरे को डिविडेंड मिला लेट से 1 रुपए का, 1 रुपए का डिविडेंड मिला। तो कैलकुलेट रिटर्न्स, इस रिटर्न्स को आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोलते हो, क्या ये बात आप सभी को याद है? इस रिटर्न को आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोलते हो। तो सारे बच्चे मुझे रिटर्न कैलकुलेट करके बताओ कितना रुपए कमाया मैंने परसेंटेज में, परसेंटेज में बताओ कितना रुपए कमाया? 3%। यस भैया, 1 रुपए मैंने डिविडेंड से कमाया, 12 माइनस 10, 2 रुपए मैंने कैपिटल गेन से कमाया, 2 रुपए मैंने कैपिटल गेन से कमाया। कितना रुपए लगा के बच्चों? 10 रुपए लगा के, फटाफट से बताओ। 10 रुपए लगा के, 10 रुपए लगा के
30% रिटर्न, यस 3 रुपए अमाउंट है, 30% रिटर्न है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न बच्चों, 1 रुपए डिविडेंड में कमाया, 12 माइनस 10, 2 रुपए कैपिटल गेन्स में कमाया, कितना रुपए लगा के, 10 रुपए लगा के, तो ये मेरा रिटर्न हो गया 3 रुपए का, और अगर परसेंटेज में बताया तो 30% रिटर्न है, 30% रिटर्न है। इसी को आप रिटर्न्स या फिर होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोलते हो। सारे बच्चे बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में मल्टीपल रिटर्न दिए और क्वेश्चन आपको बोल रहा है एवरेज रिटर्न निकालो, व्हाट यू विल यूज? सारे बच्चे बताओ व्हाट यू विल यूज एवरेज रिटर्न के लिए? भैया अर्थमेटिक मीन हम यूज करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। पर एक बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन एवरेज रिटर्न में आपको जब मीन निकालने बोलेगा तभी, सुनो 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 ध्यान से सुनो, क्वेश्चन जब आपको एक्सप्लिसिटली बोलेगा अर्थमेटिक मीन निकालो, तभी अर्थमेटिक मीन निकालना, नहीं तो हमारे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट चलता है बच्चों की कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है? फटाफट से बताओ, हमारे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट चालू है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चालू है, ये बताओ। हमारे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट चालू है, हमारे यानी भी है दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट चालू है। यू विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस, जब क्वेश्चन सिंपली बोले एवरेज रिटर्न निकालो तो आप हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को प्रेफरेंस में रखोगे। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि ज्योमेट्रिक मीन को आप हमेशा प्रेफरेंस पे रखोगे, ठीक है? तो वेन एवर क्वेश्चन आस्क यू फाइंड आउट एवरेज रिटर्न, यू हैव टू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू ज्योमेट्रिक मीन देन अर्थमेटिक मीन। अब मेरे को एक बात बताओ, अब इसमें मैं एक क्वेश्चन तुम लोग से ये पूछूंगा, मान लो बच्चों क्वेश्चन ही आ गया टेबल वाला, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ही टेबल वाला आया है और यहां पूछ रहा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अरे यार ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें तो सही बताओगे तुम लोग। हाँ ये वाला क्वेश्चन, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ही टेबल वाला आ रहा है, फिर वो बोल रहा है एनुअल रेट निकालो, फिर एक्सपेक्टेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो हमको ये बात पता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन में तो यूज ही क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। फटाफट से बताओ, पता है कि नहीं पता ये बात हमको? इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ। ये फॉर्मूला एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चल रहा है, एवरेज निकालो, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, है ना, एवरेज फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फिर वेरिएंस निकालो, मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप मॉडल वाला फॉर्मूला है। तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट में केयरफुल रहना कि इफ क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग यू फाइंड आउट एवरेज, योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू ज्योमेट्रिक मीन। बट अगर क्वेश्चन ही वो टेबल वाला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, तब तो फिर यही निकालना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन से ही बनेगी बात, एएम से ही बात बनेगी, ठीक है? तो रिटर्न निकालने का ये बच्चों 2 तरीका है। तीसरा तरीका बच्चों ये बताओ, अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी होती है तो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी करके निकालते हैं ना, जितने बार भी दिया उतने बार प्लस 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 प्लस, जो भी रिटर्न दिया इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी। ओके, इसमें आपको डिवाइड नहीं करना पड़ता, इसमें आपको n से डिवाइड नहीं करना पड़ता। ओके, सिंपली आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और निकाल लो। तो ये एक तरीका है रिटर्न निकालने का। ओके, यस भैया, यस। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइज रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो रियलाइज रिटर्न का मतलब होता है जो हमने ऑलरेडी कमा लिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है जो हम फ्यूचर में कमाने का सोच रहे हैं। रिटर्न का एक सिनोनिम है जिसको हम प्यार से बोलते हैं यील्ड। एफएम के अंदर हम बहुत बार इस वर्ड का यूज करेंगे। इसके बाद हमने एक्स एंड एक्सपोर्ट्स के बीच में डिफरेंस देखा, जो कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मैंने इसको मार्क भी कराया था। एक्स एंड का मतलब होता है बच्चों एक्सपेक्टेड यानी कि फ्यूचर रिटर्न, और एक्सपोज का मतलब होता है रियलाइज रिटर्न। इसका यूज केस क्या है? एक्स एंड रिटर्न यानी कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इन्वेस्टर को हेल्प करेगा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना राइट डिसीजन लेगा कि इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। दूसरा, एक्स एंड प्रिडिक्शन हेल्प करेगा कंपनी को कि वो इन्वेस्टर्स को बुला के कैपिटल रेज कर सके, क्योंकि कंपनी एक्स एंड एनालिसिस करेगी, अपने फ्यूचर रिटर्न्स निकालेगी एक्सपेक्टेड, और इन्वेस्टर्स को बोलेगी कि हम फ्यूचर में इतना पैसा कमाएंगे, इतना प्रॉफिट कमाएंगे, इतना दुनिया हिला देंगे, आप हमें पैसा दो, आप हमें शेयर दो, शेयर कैपिटल दो, ठीक है, हमसे शेयर खरीदो, हमको शेयर कैपिटल दो। तो वो हो सकता है। इट हेल्प कंपनी टू इफेक्टिव प्लान इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सीरियस सिचुएशंस लाइक रिसेशन। और बच्चों इसके अलावा अगर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन जैसी खतरनाक फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, तो उस सिचुएशन में कंपनी पहले से इसके लिए सतर्क हो सकती है, इफेक्टिवली प्लान कर सकती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
ओके, ताकि कंपनी को बोलना ना पड़े कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये ना बोलना पड़े, इसलिए कंपनी प्लान कर सकती है। एक्स पोस्ट का क्या फायदा है बच्चों, इसको यूज करके आप फ्यूचर एनालिसिस करते हो। तो बेसिकली एक्स पोस्ट आपके पास होगा तभी आप एक्स एंड कर पाओगे, समझ रहे हो। तो पहला पॉइंट यही है कि इट इज यूजफुल फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन, ठीक है। तो पास्ट ट्रेंड को ही देख के मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता हूं। दूसरा, इट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग रिटर्न्स फ्रॉम अ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम इट्स ओवर ईयर, सेम ही पॉइंट है। कंपनी कैन यूज हिस्टोरिकल डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर अर्निंग, अगेन सेम पॉइंट। और गवर्नमेंट और एजेंसी यूज कर सकती है आपके एक्चुअल रिजल्ट्स को चेक करने के लिए यूजिंग ट्रेंड एनालिसिस। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिए थे यहाँ पर कि सीपीसी बैंगलोर में आपका इनकम टैक्स का रिटर्न जाता है, तो वहां पर आप हर साल अपना प्रॉफिट 50% दिखा रहे थे, 50 अचानक से एक बार 20% हो गया, तो इसको बोलते हैं एनॉमली। क्या बोलते हैं इसको, टिडिंग टिडिंग, एनॉमली बोलते हैं, मतलब लीक से हटके कुछ होना, फ्लो से हटके कुछ होना इज नोन एज एनॉमली। तो अब सीपीसी बैंगलोर क्योंकि कंप्यूटर है, तो वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर को आपका रिटर्न अलॉट कर देगा कि भाई इस रिटर्न को एक बार चेक कर लो, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर मैनुअली चेक करेगा, बोलेगा नहीं यार इसके इस बार खर्चे ज्यादा हुए, जेन्युइन है, चलो ठीक है फॉरवर्ड करो, पास कर दो। या फिर अगर कुछ लफड़ा मिला तो नोटिस आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गवर्नमेंट जो है वो आपके पास्ट डेटा को यूज करके, पास्ट ट्रेंड को यूज करके एनालाइज करती है कि आप का जो इनकम है वो कितना होना चाहिए था। जीएसटी का भी मैं एक फालतू से एग्जांपल तुम लोग बताया था कि जीएसटी डिपार्टमेंट वाले कुछ भी करते हैं, एक महीने का मेरा रिटर्न फाइलिंग निकालते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 1/12 करके पूरे साल का एक्सपेक्टेड निकाल देते हैं। पर वही है, गवर्नमेंट यूज जरूर करती है, ये बात है। इसके बाद बच्चों, टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक, सारे बच्चे बताएंगे मुझे सीएमए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम का पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, सारे बच्चे इंपैक्ट होंगे कि नहीं, फटाफट से बताओ। सीएमए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम का पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, सारे बच्चे इंपैक्ट होंगे कि नहीं, हाँ। तो ये कौन सा रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है। एक ऐसा रिस्क जो सबको लपेटे में ले लेगा, एक ऐसा रिस्क जो सबको परेशान करेगा, एक ऐसा रिस्क जो, आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ, सब किसी को नहीं छोड़ेगा, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। तो अगर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एक ऐसा रिस्क जो कि सारी कंपनीज को इंपैक्ट करेगा। चेंज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट, अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट चेंज होगा सारी कंपनीज को फर्क पड़ेगा। कोविड-19 आएगा सारी कंपनी को फर्क पड़ेगा। वॉर लाइक सिचुएशन होगी सारी कंपनी को फर्क पड़ेगा। कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए इंडिया में सारी कंपनीज को फर्क पड़ेगा। दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है बच्चों, एग्जाम से कुछ दिन पहले मेरा ब्रेकअप हो गया, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लग, जिसके लिए सीएमए बन रहा था उसी ने छोड़ दिया, ओ माय गॉड। तो बताओ बच्चों ये कौन सा रिस्क है, अनसिस्टमैटिक रिस्क है। क्या मेरे ब्रेकअप से तुम सब भी इंपैक्ट होगे, आंसर इज नो। क्या मेरे ब्रेकअप से तुम लोग भी इंपैक्ट होगे, नहीं, सिर्फ मैं इंपैक्ट होऊंगा बच्चों, सिर्फ मुझे परेशानी होगी, सिर्फ मेरे एग्जाम में इंपैक्ट पड़ेगा, सिर्फ मेरे रिजल्ट में इंपैक्ट पड़ेगा। दिस इज एन अनसिस्टमैटिक रिस्क, दिस इज एन अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या ये बात क्लियर है, फटाफट से बताओ। तो एक ऐसा रिस्क जो कि किसी कंपनी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक को इंपैक्ट करे वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि गवर्नमेंट ने अपना खुद का फूड डिलीवरी लॉन्च अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ने अपना खुद का फूड डिलीवरी ऐप अनाउंस कर दिया, अनसिस्टमैटिक रिस्क। रियल लाइफ एग्जांपल दूं अनसिस्टमैटिक रिस्क का, अभी अभी रिसेंटली हुआ है, सारे बच्चे बताओ रियल लाइफ एग्जांपल यू वांट अनसिस्टमैटिक रिस्क का, अभी रिसेंटली हुआ है। बच्चों तुम लोगों को पता है इसके पहले ट्रेन में खाना मंगाने के लिए देयर इज ओनली वन ऐप, IRCTC, यू नो ना। अगर आपको ट्रेन में खाना मंगाना है तो देयर इज ओनली वन एंड ओनली ऐप, IRCTC, यू हैव टू ऑर्डर फ्रॉम दैट और यू हैव टू बाय सम फ्रूट फ्रॉम योर पेंट्री कार, अगर ट्रेन तुम्हारी पेंट्री कार लेके चल रही है तो। अब गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले इस सेक्टर को ओपन कर दिया फॉर प्राइवेट प्लेयर ऑल्सो। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स भी ओपन किया गया, नाउ यू आर एबल टू सी कि ट्रेन के अंदर स्विगी एंड जोमैटो वाले फूड डिलीवर कर रहे हैं। और तुमने देख भी लिया होगा, गारंटी देख लिया होगा एग्जांपल, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई स्विगी जोमैटो से खाना मंगा रहा हो, सब मंगाते हैं ट्रेन में, ठीक है। तो स्विगी और जोमैटो वाले PNR नंबर लेते हैं और तुम्हारी ट्रेन को ट्रैक वैक करके तुम्हारा खाना पहुंचा देते हैं। तो तुमको पता है उसके बाद IRCTC का शेयर गिरा, गंदे से गिरा बच्चों, और अभी तक रिकवर नहीं हुआ। आई एम एन इन्वेस्टर, ओके, सो सैड बट यस ट्रू, आई एम एन इन्वेस्टर। IRCTC के शेयर दबा के खरीद के रखा था मैं,
क्योंकि मोनोपोली थी ना भाई उसकी। मोनोपोली वाली कंपनी का शेयर हमेशा ऊपर जाता है, नीचे आता ही नहीं है। उसकी एक तरफा मोनोपोली थी टिकट बुकिंग और फूड डिलीवरी में, और आईआरसीटीसी केटरिंग से ही कमाता है, शायद तुम लोग को पता है या फिर नहीं पता। आईआरसीटीसी का मेजर रेवेन्यू सोर्स केटरिंग है। गंदा खाना दो महंगे में और कमाओ, क्योंकि पटरी के बीच में कोई खाना बेचने तो आ नहीं रहे, लोग मजबूर हैं, तो सस्ता सस्ता एकदम काम चलाऊ वाला खाना खाओ, पानी वाला दाल पियो, गंदी क्वालिटी का चावल खाओ और महंगे में बेचो, क्योंकि ट्रेन में खाना मिलेगा नहीं, ट्रेन में खाना और कहीं से मिलेगा नहीं। तो आईआरसीटीसी की एक तरफा मोनोपोली थी भाई, तो उसके शेयर्स एकदम जबरदस्त थे यार, जो गिरे उसके बाद फिर अभी तक रिकवर ही नहीं हुए, वही वहीं पर घूमते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे होते रहते हैं। एक बार ऐसे हो तो मैं बेचूं, फिर बात बच जाए हमारी। तो खैर एनीवेज, तो दिस इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। सारे बच्चे बताओ, अदानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा, इन लोगों को फर्क पड़ा क्या? इंडियन गवर्नमेंट ने जब डिसीजन लिया कि नाउ द फूड एंड केटरिंग सर्विसेज ऑन बोर्ड ट्रेन इज ओपन फॉर प्राइवेट प्लेयर ऑल्सो, तो क्या इन लोगों को फर्क पड़ा? नहीं, सिर्फ किसको फर्क पड़ा? आईआरसीटीसी को। अनसिस्टमैटिक रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ओके, तो बच्चों इसके बाद हमने सिस्टमैटिक रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी। सारे बच्चे बताओ, बीटा इज अ मेजर ऑफ, बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा क्या होता है बच्चों? बीटा का मतलब होता है कि अगर मार्केट 1% से ऊपर उठेगा तो शेयर कितने परसेंट से चेंज होगा, करेक्ट? इफ द मार्केट चेंज बाय 1%, if the market change by 1%, what is going to be the change in the stock, what is going to be the change in share? तो एक डेफिनेशन में बोलता हूं, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द शेयर प्राइस या शेयर यील्ड एज कंपेयर टू मार्केट इज नोन एज बीटा, करेक्ट? तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, कि मैं 1% आगे जाऊंगा तो तू कितना आगे आएगा बता, मैं 1% आगे जाऊंगा तो तू कितना हिलेगा ये बता, आगे जाएगा पीछे जाएगा, कहां जाएगा कितना जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, कहां जाएगा कितना जाएगा? स्टॉक से पूछ रहा है कौन? मार्केट। तो दिस इज नोन एज बीटा। क्या होता है बीटा का मतलब? कि अगर मार्केट 1% से चेंज होगा तो स्टॉक कितने परसेंट से चेंज होगा, दैट इज नोन एज बीटा ऑफ एन स्टॉक। सिस्टमैटिक रिस्क का कैलकुलेशन होता है बीटा। ओके, अब बच्चों सिस्टमैटिक रिस्क होने के मल्टीपल रीजन है। पहला है बच्चों मार्केट रिस्क। सारे बच्चे बताओ, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज आ गई कंट्री में, सब गए, किसी भी प्रकार की सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंसी या फिर बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस अगर कंट्री के अंदर आए तो सारी कंपनीज को इंपैक्ट इसका होगा। दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। बच्चों फटाफट से बताओ, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दुनिया जहान। तो ये सब जब इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट या फिर बॉन्ड मार्केट्स यूएस के जो होते हैं वहां का इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज होता है तो उससे भी स्टॉक मार्केट इंपैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों परचेजिंग पावर रिस्क। मेरे को फटाफट से बताओ, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाए इंडिया और तुम्हारी परचेजिंग पावर ही खत्म हो जाए, तो जब रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं होगा स्टॉक मार्केट में तो स्टॉक मार्केट चलेगा? फटाफट से बताओ, रिटेल इन्वेस्टर बैकबोन है स्टॉक मार्केट की, समझ गए? रिटेल इन्वेस्टर जो हरकतें करता है उसी की वजह से बिग प्लेयर्स कमाते हैं पैसा, तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं होगा मार्केट में तो मार्केट नहीं चलेगा, समझ रहे हो? तो परचेजिंग पावर रिस्क वही है कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ना हो, जो कि अभी धीरे धीरे इंडिया उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है कि जहां पर अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। इंडिया इज बिकमिंग ग्लोबल पावर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट इन टर्म्स ऑफ इनकम इक्वालिटी जीरो। तो अभी हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, देखो क्या क्या होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क बच्चों, सारे बच्चे बताओ, अनसिस्टमैटिक रिस्क इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। मुझे फटाफट से बताओ बच्चों, क्या मैं सिस्टमैटिक रिस्क को 10 कंपनियों में पैसा लगा के अवॉइड कर सकता हूं? मेरी 10 कंपनियों में पैसा लगा है, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, ये दुनिया की मतलब इंडिया की सारी अच्छी कंपनी, इन्फोसिस हो गई, तुम्हारा टीसीएस हो गई, सारी कंपनियों में थोड़ा 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 पैसा लगा के रखा हूं। जिस दिन सिस्टमैटिक रिस्क आया, जिस दिन कोविड-19 आया, मेरे को एक बात बताओ, सारे शेयर डूबेंगे कि नहीं? फटाफट से बताओ, कोविड-19 आया, सारे शेयर डूबेंगे कि एक आध शेयर डूबेंगे? सारे डूबेंगे भैया, सब एक साथ एक दूसरे को लेकर डूबेंगे। तो सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, करेक्ट? सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, करेक्ट? यस, यस, ओके।
बट बच्चों बट मेरे को फटाफट से बताओ, मैंने रिलायंस, टाटा, सबके शेयर खरीद के रखे, साथ में आईआरसीटीसी का शेयर भी खरीद के रखा था, साथ में आईआरसीटीसी का भी शेयर खरीद के रखा था। अब मुझे ये बताओ कि आज मेरा पोर्टफोलियो क्या पूरा ही नेगेटिव होगा या सिर्फ आईआरसीटीसी का एक शेयर नेगेटिव है? फटाफट से बताओ, क्या मेरा पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव है कि सिर्फ आईआरसीटीसी का शेयर नेगेटिव है? सारे बच्चे बताओ, फटाफट से बताओ। आईआरसीटीसी का शेयर बस, यस। तो बच्चों ये बताओ, आईआरसीटीसी का शेयर नीचे गया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन, बट बाकी स्टॉक मेरे ऊपर ही है, बाकी स्टॉक मेरे ऊपर ही चल रहे हैं अभी भी। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या मैंने एक अनसिस्टमैटिक रिस्क को सक्सेसफुली अवॉइड कर लिया बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ कि जब जब अनसिस्टमैटिक रिस्क आया तो बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, क्या मैंने रिस्क को अवॉइड कर लिया? क्योंकि बच्चों ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में ही हूं ना, भले उस पर्टिकुलर शेयर में मेरा पैसा डूब रहा है, लेकिन बाकी शेयर्स के प्रॉफिट के कारण ओवरऑल बेसिस में मेरा पैसा पॉजिटिव है, करेक्ट? ओवरऑल बेसिस में मेरा पैसा क्या है? पॉजिटिव है। तो आई अवॉइडेड एन अनसिस्टमैटिक रिस्क बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ओके भैया, प्रोफाइल होती है पोर्टफोलियो मैनेजर, उसमें ये काम होता है रिस्क को देखना, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। यस, पोर्टफोलियो मैनेजर का काम यही होता है। सिस्टमैटिक रिस्क तो बच्चों मार्केट में खुले में दिख रहा है। ओके अभी 2 मिनट के लिए रुका था वीडियो, पर अभी ठीक हो गया है। यस बच्चों, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है भैया, अनसिस्टमैटिक रिस्क के 3 कारण क्या है? पहला बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस जो है एज अ होल, जो कंपनी कारनामा कर रही है, उसके वजह से वॉलेटिलिटी है उनके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, ड्यू टू मार्केट कंडीशन, प्रोडक्ट में कंपटीशन। इट में राइज ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन लाइक गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आ जाए, इंटरनल रीजन लेबर इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट धोखा दे दे, ये सब, बिजनेस के सीक्रेट रिलीज हो जाए, कुछ भी, मतलब बिजनेस स्पेसिफिक उनकी कंपनी से रिलेटेड कोई कारनामा हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट की वजह से हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, एम्प्लॉयज, लेबर इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट डिसरप्शन, मैनेजमेंट ने धोखा दे दिया, कॉम्पिटिटर आ गया। ओके तो ये सब हो जाए तो ये बिजनेस रिस्क हो गया। फाइनेंशियल रिस्क क्या हो गया बच्चों? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर खतरनाक लीवर था, डेट फाइनेंसिंग थी, डेट की पेमेंट नहीं कर पाई, आईबीसी में खींच लिया कंपनी को। मैंने तुमको बताया था ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, कि अगर तुम किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं देते हो तो वो तुम्हारी कंपनी को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत लिक्विडेशन में खींच लेगा, मतलब तुम्हारी कंपनी को बंद कराने के लिए निकलेगा। समझ गए? तो तुम्हारी कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क है डेट के कारण, ये हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसा हुआ भी हो सकता है बच्चों, कि तुम्हारा पैसा शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है और सेल हो नहीं रही है, तो इस वजह से वहां से पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो ये भी इशू हो सकता है। और फाइनली बच्चों डिफॉल्ट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क मतलब तुमने वही फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को ऑन टाइम पे नहीं किया और इसकी वजह से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों रिस्क का ये हमने ये देख लिया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे निकलता है। अर्थमेटिक मीन अगर इन्वेस्टर सेंट्रल टेंडेंसी निकालना चाहता है, क्वेश्चन जब क्लियरली बोलेगा सेंट्रल टेंडेंसी तभी एएम निकालना, अदरवाइज एवरेज कंपाउंड रेट निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है बच्चों? 2, 3 और 5 दिया हुआ है, मान लो 3 साल का रिटर्न दिया है, क्वेश्चन बोलेगा ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, इसका मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल दो। तो तुमको क्या करना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर में 1/3, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, करेक्ट? कि जो भी रिटर्न्स दिए हैं उसको मल्टीप्लाई 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 करो टू दी पावर 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टू दी पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे केस में 3 साल था। ये था बच्चों प्रोबेबिलिटी वाला, कि जो भी रिटर्न है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, प्लस रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी, प्लस रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी जितने भी साल का दिया हुआ है।
इसके लिए तुम्हारा एक क्वेश्चन था मॉड्यूल का ये वाला, तो ये वाला मॉड्यूल का क्वेश्चन तुमको याद होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए जो भी रिटर्न्स आपको दिए हैं बस आप उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब बच्चों पूरे पोर्टफोलियो का निकालना है, सेम वही तरीका कि जो वेट है इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेट इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न। वेट यहाँ पर बेसिकली प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो तुम्हारा 10% रिटर्न है और 20% रिटर्न है। जहां पर 10% रिटर्न है वहां तुम्हारा 60% पैसा लगा हुआ है, और जहां 20% रिटर्न है वहां तुम्हारा 40% पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा टोटल मनी जो है उसका 60% वहां लगा है जहां 10% रिटर्न है, और 40% वहां लगा है रिस्की सिक्योरिटी में जिसका रिटर्न 20% है। तो अब इसका ओवरऑल रिटर्न कैसे निकालोगे? तो 10% इंटू 0.6 प्लस 20% इंटू 0.4, सिंपल ऐसे निकालोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 रुपए और 14, 14% रिटर्न आ जाएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो का। ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना रिटर्न आ जाएगा? 14%। ठीक है, ओके, यस, बस फ्यू मोर टॉपिक्स हैं, 14% आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद बच्चों रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सारे बच्चे बताओ, टोटल रिस्क का कैलकुलेशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। फटाफट से बताओ, हाउ टू कैलकुलेट टोटल रिस्क? यू हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली टोटल रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर आ जाओ, ये हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज रिटर्न, मीन का फॉर्मूला यूज करके, अर्थमेटिक मीन का। 10% आया, फिर उसको हम हर रिटर्न से माइनस करते हैं, तो ये हमारा बच्चों रिस्क आ जाता था। पर देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? कि हम इसको प्लस करेंगे तो ये जीरो आएगा, बिकॉज ऑफ अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं, x माइनस बार एक्स का क्या निकालते हैं हम लोग? स्क्वायर निकालते हैं, x माइनस बार एक्स का स्क्वायर निकालते हैं। फिर इसका स्क्वायर आने के बाद इसका एवरेज रिस्क निकालने के लिए अगेन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं इसको। एवरेज रिस्क निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। और क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को लाने के लिए स्क्वायर किया था, तो लास्ट में फाइनल आंसर का हम रूट निकाल देते हैं। और ये फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन होता है बच्चों। ये बात याद रखना कि अगर आप रूट नहीं लगाओगे तो इसको बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर आप इसमें रूट नहीं लगाओगे तो ये बन जाएगा, ये वेरिएंस होगा। अगर आप रूट लगा दोगे तो बेसिकली 6 यहाँ पर वेरिएंस है, अगर आप इस पे रूट निकाल दो तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैंने आपको बताया था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, लॉजिकली दोनों सेम ही चीज है। वेरिएंस का मतलब भी यही है कि आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना दूर जा रहे हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब भी वही है कि आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना दूर जा रहे हो। लेकिन प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और कैलकुलेशन पर्पस के लिए वेरिएंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है, x माइनस बार एक्स का आप स्क्वायर निकालोगे, उसका टोटल लोगे, n से डिवाइड करोगे एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द रूट। अगर बच्चों सेम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला हुआ, सेम कारनामा अगर प्रोबेबिलिटी वाला हुआ, तो यू हैव टू फाइंड x माइनस बार एक्स का स्क्वायर, और फिर आप उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल निकालोगे। जिस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी है गलती से भी n से उसको डिवाइड मत कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे इस क्वेश्चन में 8 टर्म्स है, तो यहां पर तुम जब x माइनस बार एक्स के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ रहा है। इसको गलती से भी 8 से डिवाइड मत कर देना, गलती से भी मत करना। बच्चे कर देते हैं फ्लो में, ऐसा हो चुका है पास्ट में, मैंने देखा है। तो फ्लो में ये गलती करके मत आना। व्हेन द क्वेश्चन प्रोवाइड यू प्रोबेबिलिटी, नो नीड टू डिवाइड विद नंबर ऑफ टर्म्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, यू आर ऑलरेडी यूजिंग प्रोबेबिलिटी फॉर कैलकुलेशन। ओके, तो ये बात हमको समझ में आई। वेरिएंस बच्चों क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं। कोवेरिएंस क्यों निकालना है? कोरिलेशन निकालने के लिए। तो बच्चों कोवेरिएंस क्या होता है? दो सिक्योरिटीज के बीच में, दो स्टॉक के बीच में, दो शेयर्स के बीच में रिलेशनशिप इज बेसिकली कोवेरिएंस। कि मतलब अगर ये वाला स्टॉक 10% ऊपर जाएगा तो ये वाला स्टॉक कैसा, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा।
या इसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये होता है कोवेरियंस का मतलब कि अगर आप हो तो ये पर्सन आपकी फ्रेंड है या आपका फ्रेंड है या आपका क्लासमेट है या आपका ट्यूशन मेट है या स्ट्रेंजर है, ठीक है। तो ये होता है कोवेरियंस का मतलब कि आपका इसके साथ रिश्ता क्या है, आपके कुछ एक्शन करने से इसका रिएक्शन क्या होगा, दैट इज कोवेरियंस। कोई रिएक्शन नहीं होगा मतलब तुम इसको जानते ही नहीं हो, अरे भाई कौन है तू, मैं क्या करूं, समझ गए। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो नो कोवेरियंस। ओके, तो कोवेरियंस का मतलब होता है दो स्टॉक के बीच में रिश्ता। तो ये हम कैसे निकालते हैं बच्चों, पहला स्टॉक है x, दूसरा स्टॉक है y। ओके, तो x माइनस बार एक्स, वाई माइनस बार वाई को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालते हो। मल्टीप्लाई करके क्या करते हो, उसका टोटल निकालते हो। ये देखो, यस, ये देखो कैलकुलेट कोवेरियंस। तो x एक स्टॉक है बच्चों, उसके 5 साल के रिटर्न दिए हैं, y एक स्टॉक है, उसके 5 साल के रिटर्न दिए हैं। x माइनस बार एक्स निकालोगे ये आएगा, y माइनस बार वाई निकालोगे ये आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को स्क्वायर मत करना ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलेगा। इसका टोटल निकालो और इसके टोटल को 5 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट कोवेरियंस। कहां निकालो, मैं यहां निकालो, यस। इसके टोटल को 5 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म से, यू विल गेट कोवेरियंस। अगर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन होगा तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना इसको, ठीक है, 5 से डिवाइड मत करना। ओके, कोवेरियंस मिल गया। अब बच्चों कोवेरियंस ना एब्सोल्यूट मेजर है। कोवेरियंस क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर है। तो इसमें ना एक नंबर आपको आंसर की तरह मिलेगा, इस नंबर को देखकर आप कोई कमेंट पास नहीं कर पाओगे। समझना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कोवेरियंस से आपको एक एब्सोल्यूट मेजर मिलेगा और उस नंबर को देख के आप कोई कमेंट पास नहीं कर पाओगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव भी तो बताना है बच्चों। अगर एक स्टॉक के ऊपर जाने से दूसरा स्टॉक भी ऊपर जाता है या फिर उस स्टॉक के नीचे जाने से ये भी नीचे जाता है, मतलब सिंपल शब्दों में जहां तू वहां मैं, जहां तू वहां मैं, तो ये हुआ पॉजिटिव रिलेशन कि दोनों साथ साथ में चलते हैं। ऊपर जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, नीचे आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे, पॉजिटिव रिलेशन। ओके भैया। और बच्चों फिर होता है नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशन। नेगेटिव क्या होता है, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे ही जाएगा, टिडिंग 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 टिडिंग, तो ये हुआ नेगेटिव रिलेशनशिप। तो अब ना इस नंबर को देखकर, इस नंबर को देखकर हम बता नहीं पा रहे हैं कि पॉजिटिव है कि अच्छा पॉजिटिव तो बता पा रहे हैं पर ये नहीं बता पा रहे क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, पर ये नहीं बता पा रहे कितना, ये कमेंट पास नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्डाइज मेजर निकाला जिसका नाम है कोरिलेशन। जिसका नाम क्या है, कोरिलेशन। कोरिलेशन का फॉर्मूला है जो आपने कोवेरियंस निकाला उसको दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। एक्स का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ये रहा, वाई का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ये रहा, और उससे डिवाइड कर दो, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो यू विल गेट अ नंबर। अब ये नंबर -1 से +1 के बीच में होगा, ये नंबर -1 से +1 के बीच में होगा, और ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब रिलेशनशिप डिफाइन कुछ इस प्रकार से होगा, अगर आपका आंसर परफेक्ट 1 आ जाए तो दिस इज नोन एज परफेक्ट कोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट। और परफेक्ट का मीनिंग ये है कि अगर ये वाला स्टॉक 10% ऊपर जाएगा तो ये भी एग्जैक्टली 10% ऊपर जाएगा, ये स्टॉक 10% नीचे जाएगा ये भी एग्जैक्टली 10% नीचे जाएगा। तो दिस इज व्हाट परफेक्ट कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे, नेगेटिव है तो ये 10% ऊपर ये 10% नीचे। तो नेगेटिव है तो दोनों उल्टे डायरेक्शन में भागेंगे पर सेम टू सेम भागेंगे, सेम, ये 10% ऊपर ये 10% नीचे, नेगेटिव रिलेशन। अगर ये 10% ऊपर ये भी 10% नीचे, सॉरी 10% ऊपर 10% ऊपर, ये हुआ पॉजिटिव रिलेशन। तो अगर आंसर 1 आया +1 मतलब ये पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर आंसर -1 आया तो ये नेगेटिव रिलेशन है, पर इट इज परफेक्ट। परफेक्ट मतलब दोनों में चेंजेस बराबर होंगे, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो। नेक्स्ट है बच्चों 0.75 से 1 के बीच में आया तो हाई कोरिलेशन, 0.25 से 0.75 के बीच में आया तो मॉडरेट, 0 से 0.25 आया तो लो, और 0 आया तो नो कोरिलेशन, मतलब दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ओके, सो ये था तुम्हारा कोवेरियंस और कोरिलेशन। भैया कोरिलेशन हमको क्यों निकालना होता है, क्योंकि हमको जब अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम जो स्टॉक्स रख रहे हैं उनके बीच में या तो लो कोरिलेशन हो या तो नो कोरिलेशन हो। अदरवाइज अगर मैं पॉजिटिव वालों को पकड़ लिया तो सब एक साथ ऊपर जाएंगे सब एक साथ नीचे आएंगे,
मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, नीचे जाने की बारी है, सब एक साथ नीचे आ जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव वालों को ले लिया तो हमेशा एक स्टॉक ऊपर रहेगा, एक स्टॉक नीचे रहेगा, तो उससे तो फायदा ही नहीं हुआ। नेट नेट तो जीरो हो गया ना। एक स्टॉक 10% ऊपर है, एक स्टॉक 10% नीचे है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं कोरिलेशन इसलिए निकालता हूं ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर लो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन वाले स्टॉक्स रखूं, ताकि सब अपने अपना इंडिपेंडेंटली ग्लो करें। ओके, वेरिएंस निकाल देना है, प्रोबेबिलिटी कुछ करना है बस। स्टैंडर्ड बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस, सिंपल। ठीक है अंकिता, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो ना, ये वाला, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला क्वेश्चन में, इसी का स्क्वायर हो गया वेरिएंस। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी तो हर जगह यूज हो रही है वैसे तो, वेरिएंस निकालते टाइम भी, एसडी निकालते टाइम भी, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते टाइम भी। अच्छा, कोवेरिएंस निकालते टाइम, यस 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 बेटा यस, क्वेश्चन किया है ना हमने इसका, प्रोबेबिलिटी वाले का। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी दी होगी क्वेश्चन में, तो आप इसको सीधा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोवेरिएंस आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस बार एक्स, वाई माइनस बार वाई। तो जब प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन होगा तो इस पूरे आइटम को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकालना, और जब प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है तो इस पूरे आइटम को एन से डिवाइड करोगे। समझ गए अंकिता? तो व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज गिवन यू हैव टू डू multiplied by probability. When probability वाला क्वेश्चन इज नॉट देयर, यू हैव टू डिवाइड इट बाय n। ठीक है, कोवेरिएंस अपॉन एसडी ऑफ एक्स, एसडी ऑफ वाई, कोवेरिएंस को r से डिनोट करते हैं। बच्चों जब भी क्वेश्चन बोलेगा कंपेयर, मॉड्यूल का हमने एक क्वेश्चन किया था, जब भी क्वेश्चन बोलेगा कंपेयर करो, डू द कंपैरिजन, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 करना, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। लोअर द बेटर बच्चों, लोअर द बेटर। अब ध्यान से सुनो, कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर मतलब आपका आंसर परसेंट या रेशियो में आएगा। तो जब भी आपको दो चीजों को कंपेयर करना होता है ना, यू हैव टू फाइंड आउट आंसर ऑन परसेंटेज। ओके, तो आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 करके परसेंट में निकाल रहे हो। आप निकाल क्या रहे हो? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अरे वो तो पता है भैया, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो इतना रिटर्न कमाने के लिए। मीन क्या है? रिटर्न है। एसडी क्या है? रिस्क है। तो आप कितना रिस्क ले रहे हो इतना रिटर्न कमाने के लिए। हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग टू गेट दिस रिटर्न? हाउ मच रिस्क you are taking to get this return? Risk for this return, risk for this return is basically what you are finding in the calculation of coefficient of variance. Okay, yes, तो जितना कम आएगा उतना बेटर आएगा, जितना कम आएगा उतना बेटर आएगा। ठीक है, जैसे हमारे वाले आंसर में 75% और कुछ और 33% था, तो एक स्टॉक में 75% आ रहा था, मतलब आप 75% रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और एक आपने 33% रिस्क लेके इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमने 33 वाले को सिलेक्ट किया था क्योंकि वहां पर रिस्क कम है। ओके, कोवेरिएंस का बच्चों ये यहाँ पर ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ ले आओ तो आप कोवेरिएंस निकाल सकते हो, आर इंटू एस डी इंटू एस डी। ओके, तो बस ये इसी फॉर्मूले का एक क्रॉस मल्टीप्लिकेटेड वाला वर्जन लिखा हुआ है। ओके भैया, इसके बाद बच्चों हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ बीटा। बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। क्या होता है बीटा बच्चों? अगर मार्केट 1% से चेंज होगा तो स्टॉक कितने परसेंट से चेंज होगा? दैट इज बीटा, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। बीटा निकालने का बच्चों फॉर्मूला बड़ा आसान है। आपको पहले मार्केट और स्टॉक के बीच में कोवेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स यहाँ स्टॉक है, वाई यहाँ मार्केट है। ओके, एक्स स्टॉक है, वाई मार्केट है, तो आपको स्टॉक और मार्केट के बीच का कोवेरिएंस निकालना है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला है। यू कैन टेक दिस क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल। ये देखो, तो बच्चों ये तुम्हारा रिलायंस का स्टॉक था और ये तुम्हारा निफ्टी 50 मार्केट है। निफ्टी 50 इज बेसिकली मार्केट के टॉप 50 स्टॉक। तो ये दोनों के बीच में हमने निकाला कोवेरिएंस बच्चों, जो कि आया -6/6 -1 आया। अच्छा नहीं, ये तो मैंने तुम लोग को वो समझाने के लिए लिया था क्या, मार्केट का रिटर्न? नहीं नहीं, हाँ, कोवेरिएंस कितना आया? -1 आया, -1 आया। कोरिलेशन तुमने निकाल लिया था, अब ये तो मैंने ऐसे ही निकलवाया था, कोवेरिएंस हमको चाहिए था, -1 आ गया। ठीक है, स्टॉक और मार्केट के बीच में, स्टॉक और मार्केट के बीच में, इसको आप डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट के स्क्वायर से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट के स्क्वायर से। तो ये देखो बच्चों, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था वो हमने कैलकुलेटर पे निकाला था, 0.85 आया था। तो 0.85 का स्क्वायर, तो 1.38 बच्चों बीटा आया है नेगेटिव।
नेगेटिव बीटा का मतलब, नेगेटिव बीटा का मतलब जब मार्केट +1 से चेंज होगा तो आपका स्टॉक -1.38 से चेंज होगा। सारे बच्चे बताओ, जब आपका मार्केट 1% ऊपर जाएगा तब आपका स्टॉक -1.38 नीचे जाएगा। तो नेगेटिव बीटा का मतलब यह है कि उल्टा जाओगे आप लोग, यू आर शोइंग अ नेगेटिव रिलेशनशिप, तो उल्टा भागोगे। कितना भागोगे? व्हेन द मार्केट इज गोइंग टू चेंज बाय 1%, स्टॉक इज गोइंग टू चेंज बाय 1.38% उल्टा। ओके भैया, पॉजिटिव नेगेटिव भी बताते हैं बीटा या सिर्फ परसेंटेज चेंज? नहीं, ये है ना बीटा, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है बीटा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी हमने बीटा निकाला था बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, पूरा सॉल्व करो पूरा। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मतलब रिवीजन जब आप कर रहे हो, यू शुड सॉल्व दिस होल क्वेश्चन ऑन योर कॉपी। स्टॉक और मार्केट मैंने लिया था, दोनों का एवरेज निकाले, फिर दोनों का रिस्क निकाले, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर दोनों का बच्चों मैंने पूछा इनमें से कौन सा ज्यादा रिस्की है, तो कंपेयर करने बोल दिया मैं, तो SD अपॉन मीन इंटू 100 करना। ठीक है, तो लोअर द बेटर, मार्केट कम रिस्की है, स्टॉक ज्यादा रिस्की है। स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर टेकिंग 12.34% रिस्क, बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट यू आर टेकिंग 10.83% रिस्क। रिस्क दोनों में है पर ये ज्यादा रिस्की है। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ स्टॉक विद द मार्केट? तो बेसिकली कोरिलेशन निकालना था आपको। कोरिलेशन क्यों निकालना है? क्योंकि कोवेरियंस से मैं कमेंट पास नहीं कर पाता, इसलिए कोरिलेशन आपको निकालना पड़ता है। ओके, व्हाट इज द बीटा ऑफ द स्टॉक? तो बीटा ऑफ द स्टॉक कोवेरियंस अपॉन मार्केट का SD का स्क्वायर। अब बच्चों इसका एक और फॉर्मूला है, कोरिलेशन इनटू SD ऑफ स्टॉक अपॉन SD ऑफ मार्केट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। ओके, कोरिलेशन इनटू SD ऑफ स्टॉक अपॉन SD ऑफ मार्केट। तो ये एक और फॉर्मूला हमने सीखा है बीटा का। अब बच्चों फाइनली जो लास्ट चीज हमने देखी थी बीटा से रिलेटेड, वो ये थी कि टोटल रिस्क के अंदर दो चीजें हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। ओके, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो हमने इसको समझा था कि बच्चों टोटल रिस्क क्या होता है, तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग टोटल रिस्क बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क की जगह बच्चों मैंने उस पर्टिकुलर स्टॉक का, ये देखो स्टॉक इस क्वेश्चन में X है, तो स्टॉक का मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया। ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या है बच्चों? सिस्टमैटिक रिस्क इज बेसिकली बीटा ऑफ अ स्टॉक। ओके, इज द मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। तो मैंने ये बोला कि मुझे ये बताओ सारे बच्चे कि अगर तुम्हारे मार्केट का रिस्क जो है वो 1.17 है, अगर तुम्हारे मार्केट का जो रिस्क है, ये देखो ना, मार्केट का रिस्क अगर 1.17 है, 1.17 है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और बीटा ऑफ अ स्टॉक 0.85 है। बीटा ऑफ अ स्टॉक क्या है? 0.85 है। तो मैंने आप, अब इसका मतलब यहां पर मैंने लिख के रखा है, एक बार फिर से पढ़ लो। जब आपका मार्केट 1% से चेंज होगा, जब आपका मार्केट 1% से चेंज होगा, तब ये स्टॉक 0.85% से चेंज होगा, तब ये स्टॉक 0.85 से चेंज होगा। ओके, तो व्हेन योर मार्केट इज गोइंग टू चेंज बाय 1%, स्टॉक विल चेंज बाय 0.85। ओके, 1% 0.85। ओके, तो बच्चों ये बताओ, अब जैसे मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मार्केट का रिस्क अगर 1.17 है, इसका मतलब मार्केट कैन चेंज अप टू 1.17%। यू आर फेसिंग द रिस्क ऑफ 1.17% ऑफ वेरिएशन। यू आर फेसिंग द रिस्क ऑफ 1.17% ऑफ वेरिएशन। तो ये बताओ, इसमें आप 0.85 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आपका मार्केट 1% से चेंज होगा तो आपका स्टॉक 0.85 से चेंज होगा। तो अगर आपका मार्केट 1.17 से चेंज होगा तो इसमें 0.85 मल्टीप्लाई करो, जो कि बीटा ऑफ अ स्टॉक है, 0.85, तो आपका स्टॉक 0.99 से चेंज होगा। तो याद रखो, जिस दिन आपका मार्केट 1.17 से चेंज होगा उस दिन आपका स्टॉक 0.99% से चेंज होगा। तो when your market is going to change by 1.17%, when your market is going to change by 1%, stock will change by 0.85. So when your market will change by 1.17%, stock will change by 0.99%.
ओके 0.99%। तो बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क में मैंने वही लिखा है 1.17 इंटू 0.85। क्यों? क्योंकि भूलो मत, बीटा इज द मेजर ऑफ ओनली सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा इज द मेजर ऑफ ओनली सिस्टमैटिक रिस्क। प्लस मैंने अनसिस्टमैटिक रिस्क को ब्लैंक छोड़ दिया। मैंने इस पूरी कैलकुलेशन को स्क्वायर कर दिया, बिकॉज जब भी हमको कैलकुलेशन करना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हम वो कैलकुलेशन वेरिएंस के थ्रू करते हैं। तो वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो इस पूरे आइटम को मैंने स्क्वायर किया, इस पूरे आइटम को मैंने स्क्वायर किया, और अनसिस्टमैटिक रिस्क को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। इसको सॉल्व करने से बच्चों अनसिस्टमैटिक रिस्क आ रहा है 4.39, जो कि वेरिएंस है। वेरिएंस है, इसका रूट निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो बच्चों दिस इज अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक। अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन ऑफ द स्टॉक। ठीक है, कभी भी इसको ऐसे मत करना, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख के सॉल्व मत कर देना। यू ऑलवेज हैव टू फाइंड वेरिएंस, देन यू हैव टू सॉल्व, देन अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि जब भी स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन करना है वेरिएंस से होती है। क्योंकि बच्चों फाउंडेशन जब स्टार्ट हुआ हमारा इस कैलकुलेशन का, तब से हमने स्क्वायर किया है सारी चीजों को। तो कभी भी कैलकुलेशन करना है तो यू हैव टू डू इट स्क्वायर, देन यू हैव टू सॉल्व, देन अगेन रूट। ओके, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क का वेरिएंस आया, उसका रूट निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके, रूट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल लेते थे। टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट का रिस्क इनटू बीटा, मार्केट का रिस्क इनटू बीटा प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। इस तरीके से तुम ये निकाल लेते थे। क्लियर है बात? भैया स्टॉक तो मार्केट में होगा तो अलग अलग चेंज क्यों होता है? बेटा अंकिता, अगर ऐसा होता तो मुझे बस इतना बताओ कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन, हर एक इंसान सेम रिटर्न कमा रहा होता। क्योंकि मार्केट 1% से चेंज हो रहा है, स्टॉक भी 1% से चेंज हो रहा है। मार्केट 1% से गिर रहा है, स्टॉक भी 1% से गिर रहा है। मार्केट 5% बढ़ रहा है, स्टॉक भी 5% बढ़ रहा है। मार्केट 10% गिर रहा है, स्टॉक भी 10% गिर रहा है। तो मुझे बताओ अंकिता बेटा, मुझे फटाफट से बताओ, अगर ऐसा होता तो सबके सब सेम ही रिटर्न कमा रहे होते ना। क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टॉक और मार्केट, देयर इज सिंपली एन इन्वेस्टमेंट प्लेस, देयर इज अ प्लेस जहां पर लोग पैसा लगा रहे हैं। सबको बता रहे यही रिटर्न मिलेगा, फिक्स है। एफडी हो गई ना बेटा, वो तो एफडी नहीं हो गई? फटाफट से बताओ। दूसरी बात ये बताओ, जब भी हम बच्चों पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। ओके, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। पर जब हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, रिस्क इज रिड्यूस्ड, रिस्क कम होता है बच्चों। याद रखो, जब भी हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं रिस्क हमेशा कम होगा। जब हम एक स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं रिस्क ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही स्टॉक में मेरा पूरा पैसा लगा है, अगर वो कंपनी गई मेरा पैसा गया। पर अगर मैं मार्केट में पैसा लगा रहा हूं मतलब मैंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किया है। मैंने थोड़ा पैसा स्टील में, थोड़ा पैसा आईटी में, थोड़ा पैसा टेलीकम्युनिकेशन में, थोड़ा पैसा पावर सेक्टर में, थोड़ा पैसा माइनिंग में, थोड़ा पैसा तुम्हारा ये क्या नाम है डिलीवरी वाले ऐप्स में, फूड डिलीवरी ऐप्स में, थोड़ा पैसा फूड में, थोड़ा पैसा आईटीसी में, थोड़ा पैसा एचयूएल में लगा के रखा है, थोड़ा पैसा सस्टेनेबल एनर्जी में लगा के रखा है, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, इन सब में लगा के रखा है। थोड़ा पैसा यूएस के स्टॉक में लगा के रखा है, एप्पल में, अल्फाबेट में लगा के रखा है, गूगल में लगा के रखा है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम है। हाँ, मार्केट का मतलब बहुत सारे शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है। ओके, तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब तुम मार्केट में पैसा लगा के रखे हो रिस्क इज ऑलवेज लेस, ऑलवेज लेस। ओके, और जब तुम किसी एक स्टॉक में पैसा लगा दो ना अपना, रिस्क तुम्हारा ज्यादा है। अगर वो स्टॉक डूबा तुम्हारा पैसा गया। तो इसीलिए मार्केट का रिस्क और स्टॉक का रिस्क कभी बराबर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि मार्केट इज अ बंडल ऑफ स्टॉक, मार्केट इज अ बंडल ऑफ स्टॉक्स। You will get the benefit of diversification, but on a particular share you will not get that thing. Okay, yes बच्चों। इसके बाद बच्चों बीटा ऑफ मार्केट क्या होता है, फटाफट से बताओ सारे बच्चे, बताओ। बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज 1, बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज 1। ओके,
तो बच्चों इट इज अ सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद मार्केट, दिस मींस इफ द मार्केट चेंज बाय 1% हाउ मच परसेंट स्टॉक विल चेंज। बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1, क्योंकि बच्चों मार्केट हमारा बेंचमार्क है और मैंने तुमको इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी हालांकि कि तुम मार्केट का रिटर्न मार्केट के साथ निकालो, तुम मार्केट का रिलेशन मार्केट के साथ निकालोगे 1 आएगा ना, मार्केट का रिलेशन मार्केट के साथ ही निकालोगे तो तुम्हारा कोरिलेशन भी 1 आएगा, बीटा भी 1 आएगा, तो मार्केट का बीटा इज ऑलवेज 1। ओके बच्चों अगर बीटा ऑफ अ स्टॉक 1 से ज्यादा है तो ये एग्रेसिव स्टॉक है। 1 से ज्यादा है मतलब कि तुम्हारा मार्केट का बीटा क्या है 1, स्टॉक का बीटा 1.5 है, तो तुम्हारा मार्केट 1% ऊपर जाएगा, स्टॉक 1.5% ऊपर जाएगा, तुम्हारा मार्केट 1% नीचे जाएगा, स्टॉक 1.5% नीचे जाएगा, तो ये एक एग्रेसिव स्टॉक है। कैसा स्टॉक है? एग्रेसिव। अगर बीटा ऑफ अ स्टॉक लेस देन 1 है तो ये डिफेंसिव स्टॉक है। कैसा स्टॉक है? डिफेंसिव। मार्केट 1% ऊपर जाएगा, स्टॉक 0.8% ऊपर जाएगा, मार्केट 1% नीचे जाएगा, स्टॉक 0.8% नीचे जाएगा, तो ये डिफेंसिव स्टॉक है। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो ये एक न्यूट्रल स्टॉक है, मार्केट 1%, ये भी 1%, मार्केट 1% नीचे, ये भी 1% नीचे। ओके यस। अगर बीटा ऑफ अ स्टॉक 0 से कम है बच्चों तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन में बीटा -1 पॉइंट समथिंग आया था, तो वो तो 0 से कम है, -1 मतलब 0 से कम है ना, तो वो एक इनवर्स रिलेशन वाला स्टॉक है। मतलब जब मार्केट 1% ऊपर जाएगा तो वो 1% नीचे जाएगा भाई, 1% नीचे जाएगा, तो वो कैसा स्टॉक है? इनवर्स रिलेशनशिप वाला स्टॉक है। जनरली गोल्ड इस तरीके का नेचर शो करता है, वो भी कभी कभी, ठीक है। जनरली गोल्ड इस तरीके का नेचर शो करता है कि जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है लोग अपना पैसा मार्केट से निकाल के गोल्ड पे लगाते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अगर बच्चों बीटा 0 है इसका मतलब कोई रिलेशन ही नहीं, बात ही खत्म, कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है, बिकॉज बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, तो कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है जब बीटा आपका 0 है, ठीक है। तो ये हमारा बीटा वाला टॉपिक खत्म। लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर बच्चों, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। तुम लोगों को पता है शार्प और लिंटर ने मिलकर CAPM मॉडल बनाया था। इस मॉडल में ये सजेस्ट किया सिक्योरिटी का रिटर्न डायरेक्टली रिलेटेड है सिस्टमैटिक रिस्क से विच कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो हम लोगों को ये बात पता है ना कि सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के कारण न्यूट्रलाइज नहीं होता है। कितना भी डाइवर्सिफिकेशन कर लो, सिस्टमैटिक रिस्क सारे शेयर्स को या तो ऊपर ले जाएगा तो सारे शेयर्स को नीचे लेके जाएगा, इट विल इंपैक्ट ऑल ऑफ देम। तो उसी मॉडल पे बेस्ड है CAPM मॉडल, जो कि बोलता है कि एक सिक्योरिटी का प्राइस उसकी सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर बस डिपेंड करता है, एक सिक्योरिटी का प्राइस उसकी सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि हर इन्वेस्टर को RF तो पक्का मिल जाएगा। इस मॉडल की असम्पशन है ये कि हर इन्वेस्टर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो पक्का कमाएगा, पक्का, नो डाउट कि हर इन्वेस्टर RF तो कमा ही लेगा। अब वो जितना रिस्क लेगा उतना रिटर्न उसका बढ़ेगा, ये ER का फॉर्मूला है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है RF प्लस। अब ये बताओ इन्वेस्टर कितना एक्स्ट्रा कमाएगा अगर वो मार्केट में लगाए तो RM माइनस RF। मान लो RF 6% है और मार्केट का रिटर्न 10% है, तो इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में पैसा लगाने के कारण कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 4%। कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 4%। तो इसीलिए हम लोग इसको प्यार से RP बोलते हैं बच्चों। व्हाट इज RP? व्हाट इज RP? इसको हम प्यार से RP बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय RP? रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम। कि मार्केट में पैसा लगाया हूं मतलब रिस्क लिया हूं, मार्केट में पैसा लगाया हूं मतलब रिस्क लिया हूं, तो रिस्क लेने के कारण कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, कितना प्रीमियम कमा रहा हूं? 4। रिस्क लेने के कारण कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, कितना प्रीमियम कमा रहा हूं? 4% एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, 4% प्रीमियम कमा रहा हूं, तो ये होता है रिस्क प्रीमियम। अब बच्चों मार्केट का बीटा 1 है, तो अगर तुमको मार्केट का रिटर्न निकालना है 1 से मल्टीप्लाई करो, आपका मार्केट का रिटर्न आ गया 10। लेकिन अगर आपको किसी इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न निकालना है तो आपको उसका बीटा पता लगाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो हमारा पिछला क्वेश्चन था, वहां पर स्टॉक का बीटा था 0.85। तो बच्चों अगर मार्केट आपको 4% कमा के दे रहा है तो ये स्टॉक कितना कमा के देगा? 4 इंटू 0.85, ये स्टॉक आपको 3.4 कमा के देगा, करेक्ट। अगर मार्केट एक्स्ट्रा 4% कमा के दे रहा है, अगर मार्केट एक्स्ट्रा 4% कमा के दे रहा है तो ये स्टॉक आपको एक्स्ट्रा 3.4 कमा के देगा। तो 3.4 प्लस 6, तो इस स्टॉक का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये आएगा 9.4%। क्या आप सबको याद है फॉर्मूला? फटाफट से बताओ। RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा,
याद है? यस। CAPM मॉडल के फीचर्स क्या है बच्चों? ये एक्सप्लेन करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉन डाइवर्सिफिएबल, सिस्टमैटिक रिस्क और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी के बीच का रिलेशन। CAPM बोलता है कि डाइवर्सिफिएबल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क यानी कि तुम्हारा सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो एलिमिनेट होगा, मोर एंड मोर सिक्योरिटीज आर एडेड टू द पोर्टफोलियो। तो बच्चों CAPM मॉडल बोलता है कि जो डाइवर्सिफिएबल रिस्क है, मतलब तुम्हारा अनसिस्टमैटिक रिस्क है, जितना ज्यादा सिक्योरिटी तुम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे उससे वो कम होता है। हाँ, ये बात तो सच है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क कम होता है जितना ज्यादा आप सिक्योरिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाओगे। ऑल सिक्योरिटीज डू नॉट हैव सेम लेवल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गोस लेवल, इट कंसीडर रिक्वायर्ड रेट ऑफ अ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक कंट्रीब्यूट टोटल रिस्क। सारे बच्चे बताओ क्या हर सिक्योरिटी का, अभी वही अंकिता का जो डाउट था जिसका मैंने रिप्लाई किया कि हर सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क अलग अलग हो सकता है, करेक्ट? हर सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क अलग हो सकता है। मैंने क्लास में एग्जांपल भी लिया था कि मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट 1% से चेंज हो रहा है तो रिलायंस का शेयर हो सकता है 0.5% से चेंज हो, पर वहीं पर एक स्मॉल कैप फंड हो सकता है 5% से चेंज हो। बच्चों, स्मॉल कैप फंड ज्यादा जोर से कूदता है, ज्यादा जोर से गिरता है ना? स्मॉल कैप फंड जो होते हैं, स्मॉल कैप जो शेयर्स होते हैं, वो ज्यादा जोर से कूदते हैं, ज्यादा जोर से गिरते हैं, जोर से उठते हैं, जोर से गिरते हैं। रिलायंस का शेयर क्योंकि मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड शेयर है, धीरे से ऊपर जाता है, धीरे नीचे आता है, धीरे 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 धीरे। स्मॉल कैप टिंग 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 टिंग, समझ रहे हो? तो हर टाइप की सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क अलग हो सकता है, राइट? बताओ यस और नो? यस भैया। अब CAPM मॉडल के कुछ एजम्पशंस हैं, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, बट डेफिनेटली आप एक दो बार रीड कर सकते हो, फॉर्मूला से उसको लिंक करके पढ़ सकते हो, ताकि इन केस कभी थ्योरी अटेम्प्ट करने की एग्जाम में नौबत आए। मैं कभी रेकमेंड ही नहीं करता, FM के पेपर में भी थ्योरी अटेम्प्ट करोगे तो तुम क्या कर रहे हो जीवन में? BDA है तुम्हारे पास थ्योरी के लिए, FM के पेपर में सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले अटेंड करना, बट स्टिल मान लो फंस गए एग्जाम में किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, नहीं बन रहा है या किसी पॉइंट में अटक गए, तो थ्योरी तुमको बचा सकती है वहां पर। तो इसीलिए जस्ट एक बार रीड कर लिया करो, कैजुअल रीडिंग, इसलिए तुम्हारे नोट्स में डाल के रखा हूं। विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टर, विथ रेफरेंस टू मार्केट, ओके। CAPM की क्या क्या assumption है देखो। इन्वेस्टर का गोल रैशनल है, दे डिजायर हायर रिटर्न फॉर एक्सेप्टेबल रिस्क और लोअर रिटर्न फॉर डिजायर। क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टर यहां पर दिमाग वाला है, रैशनल है, जब वो रिस्क ज्यादा ले रहा होगा उसको रिटर्न ज्यादा चाहिए, और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हम कम रिटर्न देंगे तो उसको रिस्क भी कम करना होगा। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हम तो 8%, हम तो सिर्फ 8% का आपको क्या देंगे, रिटर्न देंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है फिर हमको डिबेंचर चाहिए, हमको आप डिबेंचर इशू करके दो क्योंकि डिबेंचर में रिस्क कम है। तो इन्वेस्टर यहां पर दिमाग वाला है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करना यूटिलिटी ऑफ टर्मिनल वेल्थ, और इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी जो टर्मिनल वेल्थ है बच्चों, फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हाईएस्ट आनी चाहिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हाईएस्ट आनी चाहिए, ये इन्वेस्टर का टारगेट है, टर्मिनल वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। देयर चॉइस इज बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, और होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन है रिस्क रिटर्न का ओवर आइडेंटिकल होराइजन। तो बच्चों एक टाइम पीरियड में इन्वेस्टर का रिस्क और रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो बराबर रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में वो चेंज करता रहेगा, कि वो आज बोल रहा है कि मेरे को 8% रिटर्न चाहिए और मैं इतना रिस्क टॉलरेट करने के लिए रेडी हूं, कल वो बोलेगा नहीं 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 मेरे को 8% रिटर्न चाहिए पर मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरा रिस्क कम कर दो, ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टर का एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन में रिस्क एपेटाइट और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बराबर है। जैसे मान लो अभी हम लोग यंग है, जैसे अभी राइट नाउ आई एम इनटू माय अर्ली 20s, नहीं मिडिल 25, ओके, तो अभी मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है, अभी मैं अपने पैसे के साथ ज्यादा खेलता हूं और ज्यादा गवाता भी हूं। तुमको लाइव क्लास में मैंने एग्जांपल दिखाया ना, रेगुलर क्लास में, कि मैंने कैसे अपने 40,000 रुपए फूंक दिए, 99% का लॉस, तो मैं ऐसे रिस्क भी लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट अभी ज्यादा है। ऐसा नहीं है मैं डिप्रेशन में नहीं गया था, उसके बाद गया था, पर मैं तुमको बता रहा हूं कि मैंने इतना रिस्क लिया भी तो था, तभी तो पैसा डूब गया मेरा, तो मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट अभी ज्यादा है। अब बताओ क्या मैं ऐसा रिस्क अपने 40s में लूंगा जब मैं 45 ईयर्स का हूंगा? फटाफट से बताओ, क्या मैं 45 ईयर्स के एज में ये सब काम करूंगा बैठ के, कि मैं इतने रिस्क की जगह पे अपना पैसा लगा दूं? नहीं। तो बच्चों इन्वेस्टर का एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेम होता है। जैसे अभी मेरा रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, धीरे धीरे करके मैं स्टेबलाइज होऊंगा, जैसे जैसे
शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर घर बनाना होगा, कार लेना होगा, जो भी बेसिक नीड होती है ना एक फैमिली की, वो सब जब करना होगा, बच्चों की पढ़ाई, ये वो दुनिया जहान का, तो उस टाइम पे मैं रिस्क इतना नहीं लूंगा और मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। ओके, इसके बाद बच्चों विथ रेफरेंस टू मार्केट, तो इंफॉर्मेशन बच्चों फ्रीली अवेलेबल है मार्केट, क्योंकि सारे बच्चे बताओ CAPM मॉडल बोलता है कि देयर इज ओनली सिस्टमैटिक रिस्क हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉक प्राइस, राइट। स्टॉक के रिटर्न जो है वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के कारण चेंज होते हैं। अब आप तभी बोल सकते हो सिस्टमैटिक रिस्क है जब इंफॉर्मेशन सारे इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल है। देयर इज नो सच थिंग एग्जिस्ट लाइक इनसाइडर इंफॉर्मेशन। इनसाइडर इंफॉर्मेशन जैसा कुछ भी नहीं है। जो इंफॉर्मेशन जैसी इंफॉर्मेशन है सबको अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। थप्पड़ फाड़ के न्यूज चैनल में चल रहा है बच्चों कि कंपनी ये करने वाली, वो करने वाली है, ये प्रोजेक्ट लाने वाली है, ये करने वाली है, जो भी। So all the information with related to market is freely and simultaneously available to all the investors. Okay. Capital market is not dominated by any individual investor. मैंने आपको बताया था कि जो big players होते हैं, big players मतलब पंप एंड डंप वाले, लिस्टिंग गेन वाले, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। CAPM बोल रहा है ऐसे लोग हमारे मार्केट में नहीं है। नो 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 नो, बेसिकली ऐसे पर्सन हमारे पास नहीं है जो स्टॉक्स को ऑपरेट कर सके। स्टॉक ऑपरेट करना, शॉर्ट सेलिंग करना, बल्क बाइंग करना, डिमांड सप्लाई को हिलाना, ये काम हमारे मार्केट में नहीं होता है। कोई इंडिविजुअल बड़ा इन्वेस्टर हमारे पास नहीं है। इन्वेस्टर कैन बोरो लैंड अनलिमिटेड अमाउंट रिस्क फ्री। मैंने ये पहले ही असम्पशन बता दी है कि CAPM बोलता है RF में पैसा अवेलेबल है, जिसको उठाना है उठाओ, जिसको लगाना है लगाओ। RF तो सबको मिलेगा, चाहे पैसा उठाना है चाहे पैसा लगाना है। ओके, नो टैक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट टर्म रेट्स अदर मार्केट इन्फॉर्मेशन। ना हमारे मार्केट में कोई टैक्स है, ना कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, STT, दुनिया जहान, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन, कुछ भी नहीं है। खुले में चल रहा है सब कुछ, कोई टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, जितना प्रॉफिट कमाना है कमाओ। तो ये सब कुछ भी नहीं है। ओके, एंड टोटल एसेट क्वांटिटी फिक्स है बच्चों, मार्केटेबल भी है और डिविजिबल भी है। तो जो टोटल एसेट का साइज है मार्केट का, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है मार्केट में, वो सेम है। और कोई भी व्यक्ति शेयर्स को खरीद के अपने पास रखता नहीं है, मतलब कोई लीकेज नहीं है और कोई इंजेक्शन नहीं है। फ्रीली मार्केटेबल है सारी सिक्योरिटी, मतलब आप कोई भी सिक्योरिटी आज खरीद रहे हो, 2 मिनट बाद बेचना है बेच दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टोटल एसेट साइड सेम है मार्केट का, खरीदी बिक्री आसान है, मार्केटेबल है। मार्केटेबल का मतलब होता है इजिली खरीदना, इजिली बेचना, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। तो मार्केटेबल का मतलब ये होता है। तो इजिली मार्केटेबल है आपकी सिक्योरिटीज। तो दीज आर सम ऑफ द assumptions ऑफ CAPM मॉडल जो उसने लिया इस फॉर्मूले को बनाने के लिए बच्चों। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। अभी हम जो आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब जो चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो वन ऑफ द फॉर्मूला इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, यस भैया। तो इसी के साथ तुम्हारा रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर भी होता है समाप्त। ओके, एक और जो टॉपिक मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया था वो था सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। याद रखना CAPM के इक्वेशन को सिक्योरिटीज मार्केट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि एक सिक्योरिटी की लाइफ टाइम रिटर्न क्या होगी उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। एक सिक्योरिटी का जो रिटर्न होगा उसको ग्राफ में, मतलब लाइफ टाइम नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होगा उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना इज बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। ओके, अब इसके अंदर ये जो RM माइनस RF है ना, इसको स्लोप ऑफ दिस लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इसको बोला जाता है। तो RM माइनस RF इज बेसिकली स्लोप ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। ठीक है भैया, ओके। अब यहां देखो, जब तुम ध्यान से देखोगे सिक्योरिटीज मार्केट लाइन को, तो इसका जो रिटर्न का बच्चों, ये रिटर्न है ना, रिटर्न यहां पर रिटर्न लिखा हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही थोड़ा ऊपर है, जीरो से। जीरो पे नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट, जीरो से थोड़ा ऊपर है। तो ये जो थोड़ा ऊपर है मतलब आपको कंफर्म इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट इज दिस? RF। व्हाट इज दिस? RF। कि कंफर्म इतना रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका जो रिटर्न का जर्नी स्टार्ट होगा वो स्टार्ट तो RF से होगा। अब ये जैसे जैसे आप अपना रिस्क बढ़ाओगे वैसे वैसे ये रिटर्न बढ़ेगा। रिस्क बढ़ाओगे मतलब आप अपना पैसा RF में ना रख के मार्केट में रखोगे। FD,
ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें आप अपना पैसा ना रख के आप अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो जैसे जैसे आप अपना रिस्क बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ेगा। द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज RM माइनस RF। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs। कि CAPM मॉडल का जो लाइन है उसको सिक्योरिटीज मार्केट लाइन भी बोलते हैं, और RM माइनस RF इज बेसिकली स्लोप ऑफ दिस सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ, बोलो। यस और नो बच्चों, यस यस बच्चा पार्टी। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 1 का रिवीजन यहाँ पर होता है समाप्त। ठीक है, होप सो तुमको मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलता है विद द न्यू रिवीजन सेशन। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।